And Namaste Vaidigan. Thank you so much for your patience. So good evening, everyone, and welcome back, sir, on the channel. We are so glad to have you again with us with yet another podcast on Srotas and its clinical adhyan. So as we all know that we have a very, very, very inspiring and youth Vaid icon with us, Vaid Prashant Tiwari, sir. Thank you so much for joining again. जैसा कि हम सभी जानते हैं, सर ने ऑलरेडी हमारे साथ एक लेक्चर सीरीज कंडक्ट की है बोन एंड जॉइंट पे, जिसका बहुत सारे वैद्यों ने अपने क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट में बहुत सारे फीडबैक्स आते रहते हैं कि कैसे वो वर्कशॉप हेल्प की उनके क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट में. सो सर इज बैक अगेन विद अस, सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू विद अस अगेन. जो लोग चैनल पे पेज पे नए हैं उनके लिए मैं सर का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी. वैद्य प्रशांत तिवारी सर फाउंडर और डायरेक्टर हैं धर्मा आयुर्वेदा क्लिनिक एंड पंचकर्मा सेंटर भोपाल में. सर BAMS गोल्ड मेडलिस्ट हैं फ्रॉम भारतीय विद्यापीठ पुणे महाराष्ट्र से. सर MD पंचकर्म है, गोल्ड मेडलिस्ट अगेन फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी, भारतीय विद्यापीठ पुणे महाराष्ट्र. सर प्रोफेसर और पंचकर्म विशेषज्ञ हैं. आयुर्वेद में सर के क्लिनिकली 13+ इयर्स का एक्सपीरियंस है सर को. If I'm not mistaken, it can be more than 13+ years. सर एक्स कंसल्टेंट रह चुके हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली में. ऑल्सो सर एक्स चीफ कंसल्टेंट रह चुके हैं इंडियन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में. It's an absolute honor that we have sir who actually participated in live conference held during COVID times by Honorable Prime Minister Modi जी, और सर ने अपने वैल्यूबल फीडबैक शेयर किए थे उस कॉन्फ्रेंस में. और सर करंटली सर्विंग हिज ड्यूटीज एट नस्या आयुर्वेदा. आदरणीय सर के कई रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं एंड ही हैज सक्सेसफुली ट्रीटेड मोर देन 24,300 and plus, I repeat 24,300 and plus पेन मैनेजमेंट पेशेंट्स. सर ने गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत कई वैद्यों को ट्रेन किया है, I being one of them. His tireless efforts and love and devotion for Ayurveda led him to start Ayurveda in South Korea. So sir is world's first Ayurveda Vaidya to start Ayurveda practice in South Korea. His contribution in field of Ayurveda is beyond expression. So we are so fortunate to have with us one of the very, very leading and inspiring Vaidya with us. Thank you so much for joining with us, sir. बहुत busy रहते हैं, फिर भी हमारे लिए हर बार समय निकालते हैं. Thank you so much, sir, for joining. Thank you so much, Sonal जी. I'm audible? Yes, sir. आराम से सुनाई दे रहा है? जी सर, बिल्कुल आराम से सुनाई दे रहा है सर. Okay. Sir. And yes. I'm very thankful to the whole Pranabhisa team also. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. और बहुत अच्छा लगता है, आप लोग सब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं. और हर्षल जी, रंजीत जी, सोनल जी, सभी लोगों को देखकर बहुत ज्यादा खुशी होती है क्योंकि आयुर्वेदा डिवोशन इनका बहुत ज्यादा है, सपोर्ट बहुत ज्यादा है. So thank you so much. I am very glad and happy to be here. Thank you so much. Thank you, sir. सर पॉडकास्ट को शुरुआत करने से पहले सर आपके लिए एक फीडबैक है. जैसे ही सब वैद्यों को पता चला कि स्रोतस पे लेक्चर सीरीज कंडक्ट होने वाली है, तो उनके फीडबैक आने लगे कि वो क्यों इतना जरूरी है और ये क्लिनिकली बहुत बूम ला सकता है. तो एज अ स्टूडेंट मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए सर कि इस टॉपिक में ऐसा क्या है जो वैद्य इतने एक्साइटेड हो गए और मतलब बहुत लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करने के लिए बहुत एक्साइटेड है, उनके लिए ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है. तो सर ऐसा क्यों है, इस टॉपिक में ऐसा क्या है सर? अगर जी सोनल जी, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स का है ना, वही मेरा सवाल था. जब 2004 में मैं गुरुजी के पास गया और उन्होंने सबसे पहले मुझे कहा कि स्रोतस समझना अगर आपको आ गया तो आप प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे चले जाओगे. तो पहली बात मैंने जब सुनी तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं सुनकर वापस आ गया और मैंने कुछ ज्यादा सोचा नहीं उस बारे में. मैंने सिर्फ उसमें उन्होंने जिस टेक्निक से मुझे पढ़ने के लिए कहा, मैंने उसे एक बार पढ़ा और फिर वापस गया. फिर भी मुझे वही क्वेश्चन था कि स्रोतस से क्या मैं माइक्रो लेवल की जो बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी उनको मैं क्या सच में ट्रीट कर पाऊंगा. तो उन्होंने कहा कि एक हफ्ता ठहरो, और एक हफ्ते में वो मैं बार बार रीड करा और सारे स्रोतसों को बस जब बार बार समझा तो मुझे ये क्लियर हुआ कि हर एक व्याधि में माइक्रो लेवल पे थॉट प्रोसेस स्रोतस से ही शुरू होता है
और वो स्रोतस बड़ा आसानी से, अगर किसी वैद्य को एक इनिशियल लेवल में प्रैक्टिस शुरू करनी है और वो सिर्फ अगर स्रोतस को ही जान गया, तो उसकी प्रैक्टिस बहुत तेजी से गियर अप करती है और उसको एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो जाती है प्रैक्टिस की। और इतना ट्रांसपेरेंट कोई और वे नहीं है प्रैक्टिस में, जैसे हम सामने राम थॉट प्रोसेस से प्रैक्टिस करें या सिर्फ वात पित्त और कफ पे प्रैक्टिस करें। बहुत सारे बिंदु होते हैं, एक जो संहिता होती है उसको पढ़ने के वो एक सेंटर पॉइंट होता है और उसके बहुत सारी रेज उससे निकलती है। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट होप की रे है वो है स्रोतस, और बहुत आसान तरीका है, क्योंकि जो त्रिसूत्र आयुर्वेद जिस पे लिखा गया पूरा शास्त्र, हेतु लक्षण और औषधि को, उसे क्लियरली डिफाइन किया गया स्रोतस संहिता में, स्रोतसों के माध्यम से ही। सभी संहिताकारों ने जब भी स्रोतस को समझाया तो HLA ट्राइंगल थ्योरी को जरूर सामने रखा, और हेतु लक्षण औषधि को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म वर्जन, मतलब कि बिल्कुल क्लियरिटी से देखना, ये और किसी वे में नहीं आया। अगर आप सिर्फ वात पित्त और कफ के बारे में भी देखें तो उसके हेतु लक्षण औषधि को जानना थोड़ा टफ होगा। हर व्याधि को भी देखें तो उसका एक स्पेसिफिक कंडीशन होगी, लेकिन स्रोतस एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम से लेके मैक्रो लेवल से लेके माइक्रो लेवल तक सब आंसर आपको करता है, एक थॉट प्रोसेस क्रिएट करता है। और स्रोतो दृष्टि के जो तरीके होते हैं, जब हम उससे जानने लगते हैं तो हर एक व्याधि बड़ी ट्रांसपेरेंटली हमें दिखने लगती है कि हाउ वी हैव टू ट्रीट, वो एक रास्ता बताता है। सो दैट्स व्हाई मुझे लगता है सभी वैद्यगणों को भी ऐसे ही लगा होगा कि ये रास्ता बताने का सबसे आसान तरीका है, और आसान और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक तरीका। सो दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ माय फेवरेट। और मैं पूरी प्रैक्टिस अभी तक की 12 वर्ष की जो प्रैक्टिस करी, और जो स्पेशलाइज प्रैक्टिस है, और जो बेसिक प्रैक्टिस 4 वर्ष की करी वो स्रोतस से शुरू हुई, फिर 12 वर्ष की जो स्पेशलाइज प्रैक्टिस करी वो भी स्रोतस पे चली। तो मुझे लगता है एक पाथ जो होता है प्रैक्टिस का, वो स्रोतस के बिना अधूरा होता है। और मैंने प्रणव सर की टीम से भी यही कहा जब मैंने रिमेटोलॉजी वर्कशॉप ली, उसके बाद भी ये थॉट प्रोसेस था कि अगर हम बहुत स्पेसिफिक प्रैक्टिस किसी से को चालू कराना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली स्रोतस के बिना तो अधूरी होगी। सो आई वांटेड दिस, एंड थैंक यू सो मच फॉर द प्रणव सर टीम जिसमें ये प्लेटफॉर्म दिया और मैं उसमें बोल पा रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑल्सो। सर जैसे आपने कहा इसमें बहुत स्पेसिफिक हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, HLA में भी सिर्फ स्पेसिफिकली हम यहाँ पे डील करते हैं, तो फिर भी इतना लिमिटेड क्यों है सर ये टॉपिक? सिर्फ महाराष्ट्र में कुछ वैद्य या आप जैसे बड़े वैद्य ही इस पे प्रैक्टिस करते हैं, तो इतना इम्पोर्टेंट होने के बावजूद ये टॉपिक अभी तक सारे वैद्यों तक पहुंचा क्यों नहीं है सर? उसका कारण है डिकोड नहीं हो पा रहा। क्या होता है कि हमारी संहिताएं जो है ना वो तंत्रुक्ति के माध्यम से लिखी गई, और तंत्रुक्तियों में डिकोड करने के जो हम कहते हैं ना, इट्स अ वेरी बिग जिक्सा पजल, और उस पजल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास पॉइंट होने चाहिए कि हाउ टू स्टार्ट इट, जब वो फ्रेम में कन्वर्ट होगा। तो वो जो पाथवे है ना वो मेरे गुरुजी के माध्यम से मुझे मिला, और वो पढ़ने की जो परंपरा आई वो जब वैद्यों से जब स्प्रेड आउट होगी तब आपको लगेगा कि स्रोतस बहुत आसानी से हमें डिकोड करने, संहिता को डिकोड करने का एक बहुत बड़ा एक की हमें हाथ में लग गई है, और आपको पूरी संहिता डिकोड करते हुए उसमें मिलेंगी। तब आपको बहुत ही, जो हमें लगता है ना संहिता पढ़ना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, वो सबसे इजीएस्ट टास्क बन जाता है स्रोतस के माध्यम से। और स्रोतस इज द मास्टर की फॉर टू रीड संहिता। वाओ सर, तो सर अभी तक ऐसे लग रहा था सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग ही हमको पता है, और डीप में जाएं तो अगर आप अपनी लैंग्वेज में स्रोतस को और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सके व्हाट एक्चुअली स्रोतस इज एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस, इफ वी डिग डीप, तो सर आप कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे सर? अभी तक तो हमने उसका जनरल इंट्रोडक्शन की बात करी, जब इसमें इन डेप्थ जाते हैं तो आप सोचेंगे कि स्रोतस का जो मीनिंग दिया गया वो बहुत सारे माइक्रो चैनल्स के बेसिस पे उसे समझाया गया। यानी कि हर एक चीज की माइक्रो चैनल, चाहे वो दोष हो, चाहे वो धातु हो, चाहे वो मल हो, चाहे वो मन हो, चाहे वो आत्मा हो, इन सारे सेगमेंट्स का अगर हम छोटे छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे उसकी चैनल्स को देखें, जहां से वो उसका मूवमेंट होता है और जहां से उसकी वर्किंग होती है, तो वो उसकी डेफिनेशन को बताता है, वो स्रोतस कहलाता है। तो स्रोतसों में अगर हमें समझना है कि बात है तो प्राण का भी होगा, उदान का भी होगा, व्यान का भी होगा, उसके सबके माइक्रो लेवल स्रोतस होंगे। लेकिन सबको कलेक्टिवली जब आचार्य चरक ने देखा और इन सभी चीजों की जानकारी लेने के बाद भी उन्होंने जब इसको डिफाइन किया तो उन्होंने पाया कि प्राण, उदक और अन्न और मन, मल, तीनों प्रकार के मल और सातों धातु, आप बताइए इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं। सारे धातु इसमें आ चुके हैं, सारे मल इसमें आ चुके हैं, मन इसमें आ चुका है, और मन को कंट्रोल करने वाला जो आत्मा का सेगमेंट है वो भी इसके थ्रू ट्रीट होता है।
तो आप देखिए अगर बहुत छोटी लैंग्वेज में बहुत आसानी से बताएं तो वात पित्त कफ का, सारे धातुओं का, सारे मल का एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुलॉजी हर चीज को डिफाइन करते हुए कि उसको खराब करने वाले हेतु कैसे होंगे, उसको खराब करने के बाद वो लक्षण कैसे क्रिएट होंगे और उसमें चिकित्सा करने का पहला रूट एंड पाथवे कैसा होगा, ये सभी स्रोतस के चैप्टर्स को पढ़ के कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले स्रोतस को हम समझने से पहले ये समझें कि जो मैक्रो लेवल पे हमारी बातें करी गई हैं, वात की, पित्त की, कफ की, सारे धातुओं की, सारे मल की, उसका माइक्रो डिवीजन, मतलब कि उसको अगर बहुत माइक्रो लेवल पे लाया जाए, सेल के अंदर के लेवल पे लाया जाए, तो वो स्रोतस है। और उस स्रोतस को जो हम जानना शुरू करते हैं कि वो किस तरीके से खराब हुआ है, तो बड़ी आसानी से हमें सारी डिजीजेस सामने दिखने लगती हैं। चाहे वो एक सिम्टोमोलॉजी वाला अश्रद्धा, अरुचि, आस्यवैरस्यता का लक्षण हो, चाहे वो कंप्लीट क्लैव्यता का लक्षण हो। और वो क्लैव्यता किस कारण से क्रिएट हुई, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बहुत इजी कर देता हूं। क्लैव्यता अगर लक्षण है तो वो क्लैव्यता लक्षण आता है रसवा स्रोत दृष्टि में भी और शुक्रवा स्रोत दृष्टि में भी। तो इतना ब्यूटीफुल ये प्रेजेंटेशन है स्रोतस का कि जब वो व्यक्ति गुरु शीत, अति स्निग्ध, अति मात्रा समशन के माध्यम से जब खराब कर रहा होगा अपने शुक्रवा स्रोतस को, तो वो एक्चुअली रसवा स्रोतस को खराब करते हुए क्लैव्यता क्रिएट कर रहा होगा, जो कि स्ट्रेस इंड्यूस और डाइट इंड्यूस क्लैव्यता है, यानी कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल एंड एज वेल एज जो आपका स्ट्रेस इंड्यूस्ड है वो रसवा स्रोतस से कारण क्लैव्यता क्रिएट कर रहा है। हम डिजीज सेंट्रिक अगर देखते हैं तो देखिए कितना कंफ्यूजन हो जाता है। और शुक्रवा स्रोतस में उन्होंने बताया गया कि एक्सेसिव ऑफ द मैस्टरबेशन इन सारी सिचुएशंस में जो क्रिएट होता है उसके कारण क्लैव्यता वहां अलग होती है। तो हेतु, लक्षण और औषधि की जो डेफिनेशन अगर स्रोतस से हम देखेंगे तो आप देखिए क्लैव्यता जैसा लक्षण कितनी क्लियरिटी से हमें समझ में आ रहा है कि हमें रसवा स्रोतस की चिकित्सा करनी है या फिर शुक्रवा स्रोतस की चिकित्सा करनी है। जब हमारे पास क्लैव्यता का पेशेंट ये हेतुओं के साथ आएगा तो हम इसमें लंघन करके, सिर्फ शोधन करके चिकित्सा कंप्लीट कर लेंगे। और जब हमारे पास शुक्रवा स्रोत दृष्टि के हेतु के लेके आएगा और वो क्लैव्यता लेके आएगा तो हम वहां पर मधुर और तिक्त रस की औषधियों के साथ, मधुर रसात्मक औषधियों के साथ वहां पर बस्तियों का चिकित्सा करके उसको ट्रीट कर रहे हैं। सीधा क्लियरिटी, इतनी ज्यादा क्लियरिटी मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। जबकि स्रोतस को जैसे हम समझना शुरू किए तो माइक्रो लेवल पर ही पहुंच गए, और इतने माइक्रो लेवल पे डिटेलिंग करना कि शास्त्र में सिर्फ स्रोतस में हर चीज बिल्कुल माइक्रो लेवल पर क्लियर करके बताई गई कि अगर आपने गुरु अन्न लिया है तो आपको अश्रद्धा, अरुचि हो रही है, और अगर आपने समय से अन्न नहीं लिया तो उसके कारण अगर हो रही है तो वहां अन्नवत स्रोतस है। सो इतना माइक्रो लेवल पे किसी भी व्याधि में भी नहीं बता रहे थे वो। लेकिन जब उन्होंने स्रोतस के बारे में पढ़ना चालू किया तो आपके पास कोई भी लक्षण हो, कोई भी कंडीशन हो, आपको हेतुओं से लिंक करना है और उसको ट्रीट करने का रास्ता है। और सबसे प्यारी बात इसमें यही है कि हर चीज का जो आंसर है वो बहुत क्लियर है। जैसे कि अगर रसवा स्रोतस खराब हुआ है तो लंघन चिकित्सा है, रक्तवा स्रोतस खराब हुआ है तो रक्त विरेचन की चिकित्सा है, रक्त मोक्षण की चिकित्सा है, विरेचन की चिकित्सा है। बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि किसकी करना है, क्या चिकित्सा करना है, उसका रेफरेंस कहां पर है। तो आप अगर देखें तो ग्रंथ को डिकोड करने का सबसे आसान और सबसे ऑथेंटिक तरीका है स्रोतस को पढ़ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप स्रोतस को माइक्रो लेवल पे जानने लग जाएंगे और ज्यादा गहराई से जानेंगे तो आपको हर एक व्याधि के समझने के तरीके बहुत आसान हो जाएंगे। कई लोग, क्या होता है, जैसे सोनल जी मैं आपको बताऊं, कई बार होता है कि पेशेंट आता है, वो बोलता है सर मुझे हाइपरटेंशन है और मुझे आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेना है, सबसे पहले मुझे आपको ये मेरी दवाइयां बंद कर दीजिए। हमें ये नहीं समझ में आता कि हाइपरटेंशन में अगर वो टेल्मासार्टेन खा रहा है या फिर वो और कोई कैटेगरी की मेडिसिन खा रहा है या फिर वो सिर्फ डायूरेटिक ले रहा है, तो इसे बंद कैसे करेंगे। बीटा ब्लॉकर खा रहा है तो कैसे बंद करेंगे। ये एक बड़ा क्वेश्चन सामने रहता है कि एक्चुअली हाउ टू स्टार्ट। लेकिन जब हम स्रोतसों की पढ़ाई डिकोड कर चुके रहते हैं तो हम उसके हेतुओं को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हृदय तो दो जगह आया है और हृदय से संबंधित विकार भी दो जगह आए। वो प्राणवा स्रोत से कारण खराब हो रहा है या रसवा स्रोत से कारण खराब हो रहा है। तो हम उसकी लाइफस्टाइल को डिकोड करना चालू करते हैं तो प्राणवा स्रोत से कारण उसके हृदय में अगर प्रॉब्लम आई रहती है तो वो क्षयात, संधारणात, रोक्षात, व्यायामात, शुद्धितस्यच ऐसे हेतुओं को बताता है कि वो एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत ज्यादा फास्टिंग कर रहा है, उसमें बहुत ज्यादा गैप रह रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रह रहा है। ये एक सेगमेंट। दूसरे वाले में बोलता है सर मेरी तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, मैं बहुत हैवी फूड खा रहा हूँ, गुरु खा रहा हूँ, शीत खा रहा हूँ, स्निग्ध खा रहा हूँ,
अति मात्रा में खा रहा हूं, समशन कर रहा हूं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी है, चिंतन भी है, चिंता भी है, ये सामने हमारे आता है। और तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली उसकी रसव स्रोतस की चिकित्सा करनी है या प्राणव स्रोतस की चिकित्सा करनी है। तो रसव स्रोतस की जब चिकित्सा करनी है तब तो उल्लंघन करना है। और हमको ये पता चल जाता है कि इस वाली कैटेगरी में अगर ये हाइपरटेंसिव मेडिसिन लेके आया है और इसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है, इसको कोलेस्ट्रीमिया अंदर है, एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन है, तो हम इसमें पाचन और लंघन चालू करेंगे और दीपन पाचन मेडिसिन देके भी वो हाइपरटेंशन से निकल जाता है। दूसरी कंडीशन में जिसमें शयाद संधारणात रोक्षात ये वाला सेगमेंट कर रहा है, वहां ब्रहण चिकित्सा करनी है, वहां कोलेस्ट्रीमिया नहीं क्रिएट हुआ है, वहां पर नैरोइंग क्रिएट हुई है बहुत बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। वहां पर अंदर नैरोइंग में डिपोजिशन नहीं हुआ, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नहीं हुआ, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल वैसी नहीं थी, वो तो बहुत स्ट्रेस के कारण हो रहा था, वो तो क्षय कर रहा था, संधारण कर रहा था, रोक्षण कर रहा था, ऐसी कंडीशन क्रिएट कर रहा था। तो वहां ग्रहण करना चालू किया तो वहां शतावरी से ठीक हो गया। तो ये जो क्लियरिटी आई ये स्रोतस के माध्यम से आई। सो स्रोतस इज सच अ ब्यूटीफुल आइडेंटिटी जिसके माध्यम से आप बिल्कुल माइक्रो लेवल तक भी पेशेंट को उठा के ट्रीट कर लेते हो। So that's why it is most important segment and it's a most important step. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीढ़ी है हमें कहीं भी किसी रास्ते पर पहुंचने की ग्रंथ के। वाओ सर, दिस इज सो इंट्रिगिंग और शायद मैं पहली बार इस तरीके से समझ रही हूँ इस टॉपिक को। तो सर हर इंसान लकी नहीं होता कि उसको गुरु मिल जाए जब वो स्टार्ट करा इनिशियली, या उसको इतना इजी नहीं है डिकोड करना संहिताओं को भी। तो अगर किसी प्रेशर को या कोई नए वैद्य को स्रोतस के बारे में सीखना है, समझना है, तो सर वो कैसे डिकोड करे और कहाँ से वो समझे और पढ़े सर? कहीं भी संहिताओं को पढ़ने के लिए ना सबसे पहले हम क्या करते हैं, संहिता ओपन करते हैं और उनके रेफरेंसेस को डिकोड करना चालू करते हैं। तंत्रुक्ति को हर बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम पे समझाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन तंत्रुक्ति के जो स्पेसिफिक एरियाज हैं उनके नाम लेकर उसे अगर वैद्य को समझाया जाता है तो बड़ी आसानी से समझा जाता है, क्योंकि इट्स अ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द तंत्रुक्ति, हाउ टू डिकोड स्रोतस। बस इतना ही अगर हम टॉपिक को ले लें, हम बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम ना जाए, सारी तंत्रुक्तियां ना पढ़ाएं, सिर्फ एक स्पेसिफिक कंडीशन पढ़ाएं और उनके रेफरेंसेस को सामने रख दें, तो वो चैप्टर्स को डिकोड करना आसान हो जाता है। मेरा ये लक था और मैं बहुत लकी था कि मेरे को गुरु शिष्य परंपरा में मैं सीखा। लेकिन जब मैं अपनी गुरु शिष्य परंपरा समाप्त कर रहा था, 8-9 वर्ष हो रहे थे, और मेरे गुरुजी ने मुझे अंतिम बार, मतलब जब उन्हें ऐसा आभास होने लगा था कि अब वो शायद इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया। पता नहीं उन्हें बिल्कुल आभास हो चुका था, उन्होंने मुझे 12 अगस्त को बुलाया और 15 अगस्त को गुरुजी शांत हो गए थे। तो उन्होंने मुझे उसके पहले बुलाया और ये बिल्कुल क्लियरली कहा कि इस चीज को, जितनी भी चीजें पढ़ाई गई हैं उनको बहुत ईजी लैंग्वेज में तुम्हें लगभग 10 से 15 साल पढ़ाना है। जब इतने लोग तैयार कर लोगे तो मुझे शांति मिलेगी, ये उन्होंने मुझे कहा लास्ट में। तो मुझे लगातार ये था, मतलब मुझे पढ़ाना इतने अच्छे से नहीं आता था, लेकिन मैंने सीखा उसको और प्रॉपर्ली कि मैं कैसे उन चीजों को बता पाऊं। तो मैंने छोटे छोटे नोट्स बनाए और ये मुझे पता चला कि स्रोतस पढ़ाना बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है। तब हमने देखा कि चरक मीमांसा अध्याय 5 को, चरक सूत्र स्थान अध्याय 28 को, चरक सूत्र स्थान अध्याय 1 को और चरक सूत्र स्थान अध्याय 30 को, सिर्फ 4 चैप्टर्स को अगर हम इकट्ठा कर लेते हैं तो उनसे डिकोड करना बड़ा आसान हो जाता है। चरक सूत्र स्थान अध्याय 1 से प्रिंसिपल्स बाहर निकल के आते हैं, कैसे प्रिंसिपल्स को समझना है, कि लाइन हेतु लक्षण और औषधि का त्रिसूत्र कहां से निकल आया, चरक सूत्र स्थान अध्याय 1 से निकल के आया। फिर चरक सूत्र स्थान अध्याय 30 में उसकी एक्सप्लेनेशन है कि किस किस तरीके से वहां पर कौन कौन सी चीजें यूटिलाइज होंगी। फिर उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो है चरक सिद्धि स्थान अध्याय 12 में, जहां तंत्रुक्तियों के बारे में नंबर्स लिखे। सिर्फ इन 3 चैप्टर्स में जंप करना सिर्फ एक ही तंत्रुक्ति के माध्यम से था, वो थी अतिदेश तंत्रुक्ति। एक जगह चीज लिखी है, उससे जंप करके दूसरी जगह जाना। आप सोचिए पूरी तंत्रुक्ति पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, उस तंत्रुक्ति में हमने अतिदेश तंत्रुक्ति लगाई और चरक विमान स्थान से उछल के हम चरक सूत्र स्थान 1 पे आए। फिर हमने चरक सूत्र स्थान 30 को पकड़ा, फिर हम उसके बाद चरक सिद्धि स्थान अध्याय 12 में गए। इन 3 चैप्टर्स को हमने क्लब करना जब चालू किया तो हर चीज डिकोड होके दिखने लग गई। और चरक विमान स्थान अध्याय 5 में ही खुद ही उन्होंने अतिदेश तंत्रुक्ति का एग्जाम्पल देके चरक सूत्र स्थान अध्याय 28 में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सबके लक्षणों को क्लब करने के लिए खुद ही आचार्य चरक ने निर्देशित कर दिया, आदेशित कर दिया। दोनों तंत्रुक्तियां वहां यूज हुई, निर्देशित तंत्रुक्ति, आदेश तंत्रुक्ति। सोचिए आप पूरी तंत्रुक्तियों को ना पढ़ के सिर्फ एक नोट्स के फॉर्मेट से
एक्चुअल संहिताओं को कैसे डिकोड करना है वो हमें सीखने मिला। और वो सीखते सीखते ये समझ में आया कि अगर आपको प्राणव स्रोत समझना है, उदक स्रोत समझना है, अन्नव स्रोत समझना है, तो पूरी संहिताओं में वो स्प्रेड हो के जाएगा और वो एक गेम की तरह और एक बहुत आसान तरीके की तरह हमें बहुत आसानी से पेशेंट की ट्रांसपेरेंसी पढ़ने के लिए लाएगा। सो इट्स अ काइंड ऑफ फन गेम ऑल्सो। और फन के माध्यम से कैसे पढ़ाएं वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता था। तो मैंने गुरुजी से एक बार रिक्वेस्ट करी कि मुझे ऐसे समझ में आ रहा है, तो उन्होंने बोला ये तो बड़ा आसान अच्छा तरीका है, सो इसी को गो अहेड करना। तो उसी को मैं फॉलो करते करते अभी उसे एक आसान तरीके से कैसे उसे डिकोड करना है वो आपके सामने रखता हूं। ये इससे भी और बेहतर तरीके होंगे और भी कठिन भी तरीके होंगे और ब्रॉड भी होंगे, लेकिन एक स्टार्टिंग वैद्य को से लेके 10-15 साल की प्रैक्टिस करने तक जिसको भी काम करना है वो इन तरीकों से आसानी से 15 साल की शुरू की प्रैक्टिस तो कर सकता है। उसके बाद में तो उसको खुद ही का स्वविवेक आ जाता है और वो खुद से बहुत सारी चीजें डिकोड करता है, बहुत अच्छा भी कर लेता है। तो इनिशियल के लिए इतने नोट्स तो अभी हमने रेडी कर रखे तो आसानी से वो बात हो सकेगी। और वैसे भी सर हम लोग लकी हैं, हम लोग के पास तो आप हैं, आप पढ़ाई देंगे हमें, तो हम लोग के पास तो गुरु हैं, तो हमें डिकोड करने की जरूरत नहीं है इतनी। सर और अगर थोड़ा डीप जाएं और स्रोतस के टाइप और सूक्ष्म और मूल स्रोतस की बात करते हैं जब हम, तो इनको कैसे डिफरेंशिएट करें और इनको हम क्लिनिकली और कैसे इम्प्लीमेंट करें सर, इस पे अगर आप थोड़ा हाईलाइट करें। बिल्कुल। क्या होता है सोनल जी कि सबसे पहले जब हम चरक संहिता पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां पर हेतु लक्षण औषधि आता है, तो हमें लगता है यार ठीक है ये एक त्रिसूत्र है, समझ लिया। फिर क्या होता है अचानक से चरक सूत्रस्थान जब लिखा गया तो सीधे चिकित्सा चिकित्सा ही बाउंसर आते गए, क्योंकि वो तो औषध चतुष्क है, तो सीधे ही मेडिसिन के नाम आते हैं। तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है जो पढ़ना शुरू करता है। ये त्रिसूत्र बताने के बाद सीधे ही ये डायरेक्टली बोल रहे हैं दीपनी महाकषाय पढ़ो, पाचनी महाकषाय पढ़ो, शुक्र विरजनी महाकषाय पढ़ो, मूत्र विरजनी पढ़ो। तो आचार्य चरक चाहते क्या है उनको समझ नहीं आता। तो हमें वापस प्रीफेज में जाके समझ में आता है कि एक्चुअली इन डेप्थ अगर आपको जाना है तो ये जो हेतु लक्षण औषधि लिखी है इसको हर जगह इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए, हर व्याधि में। लेकिन हम करते हैं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि व्याधियां एक एक करके अगर करेंगे तो 1 करोड़ व्याधियां हो जाएंगी, नई व्याधियां भी आएंगी। तो उन्होंने उसको समझते समझते विमान विमान मतलब कि फास्टेस्ट स्पीड से समझाने का जो तरीका था, विमान का मीनिंग ही यही था, हाउ टू गो फास्ट। तो उस तरीके में जब वो विमान में स्रोतस विमानी में पहुंचे तो उन्होंने ये समझ में आया कि स्रोतस को सिर्फ 13 पूरी चीजों को सिर्फ 13 भागों में अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो पूरी फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड ऑल कंडीशन का सारभाग आ सकता है। तो अभी हमें वैसे ही समझना है कि सारभाग को समझना है तो हमें 13 चीजों को डिकोड करने के तरीके लेने पड़ेंगे। प्राण के अलावा, उदक के अलावा, अन्न के अलावा, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उसके बाद हमारे जो मल आते हैं मूत्र, शुक्र और साथ ही साथ मूत्र और पुरीश और साथ ही साथ मन। आप सोचिए इसके अलावा कोई शरीर के कोई अंग बचे नहीं, सारी चीजें इसमें समाहित है। और इन्हीं चीजों के हेतु, लक्षण और औषधि की उन्होंने बहुत प्रॉपर अरेंजमेंट्स करके बता दी है आपको। अगर आपको प्राणव देखना है तो प्राणव के प्रॉपर हेतु लिखे हैं, प्रॉपर लक्षण लिखे हैं कि वो क्या क्या खराब होता है, और उसकी प्रॉपर चिकित्सा का डिकोड मतलब डिकोडिंग का एक वर्ड लिखा है, सूत्र लिख दिया है, श्वसनी क्रिया की श्वास के माध्यम की चिकित्सा आपको करना है। आपको जाना है सीधे प्राणव स्रोतस खराब हुआ है, श्वसनी क्रिया से सीधे श्वास की चिकित्सा का चैप्टर उठाना है और उसको देखना चालू करना है कि श्वास की चिकित्सा में ये सिम्टम लेकर कौन सा मेरे पास पेशेंट आया है और सीधे उसकी चिकित्सा को यूज करना है। अब हम श्वास और हिक्का अध्याय से अगर इसको निकालना चाहेंगे तो कितना डिफिकल्ट पड़ेगा कि एक्चुअली क्या यूज करना है, प्राणव स्रोतस में समझना क्या है, एक्चुअली क्या खराब हुआ है। अब लिखा है उसने शयात संधारण और रोक्षात, और इसी का एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा श्वास के हेतुओं में दे दिया। अगर आपको और इजी लैंग्वेज चाहिए तो श्वास के हेतुओं में चले जाइए। तो ग्रंथ को पढ़ने का सबसे आसान तरीका स्रोतसों में ही बताया। अगर आप दूसरा देखेंगे, दूसरा एग्जांपल देता हूं, उदक व स्रोतस आजकल ना इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस की बहुत सारी सिचुएशन है। आप सोचिए अभी हमें जब स्टैग्नेंट लाइफस्टाइल है तब भी इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस इतना मिल रहा है क्योंकि नरिशिंग फूड मटेरियल नहीं मिल रहा। तो किसी को सोडियम की डेफिशिएंसी हो रही है, किसी को पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो रही है, किसी को एक्सेस हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो रहा है वो उदक व स्रोतस में एक ही वे में उन्होंने समझा दिया। अभी आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, वो बोलते होंगे सर मुझे ना मुंह सूखने की बहुत प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या होता है। तो अब ये नाम तो है नहीं, ये तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, लेकिन वो कंडीशन भी स्पेसिफिकली
उदक व स्रोतस की दृष्टि में बताई गई थी कि तालु और क्लोम सूखने लग जाएंगे। तब जो सूखने लग जाएंगे तो वो नाम लेकर आएगा, तो हमें फिर डिफरेंशिएट करेंगे कि भाई उसको सोडियम की डेफिशिएंसी हो रही है कि पोटेशियम की हो रही है कि दोनों की हो रही है कि साथ के साथ झुंझुनाहट भी हो रही है। हमें जब ऐसे पेशेंट को डिकोड करना रहता है तो स्रोतस सबसे आसान तरीका बताता है और सबसे पावरफुल तरीका बताता है। फिर हम तृष्णा की चिकित्सा में जाते हैं और देखते हैं कि अगर ये मेडिसिन सिंपली दे दी जाए तो डायरेक्टली उसमें वर्क हो जाएगा। सिंपल तृष्णा की चिकित्सा उठा के 4 मेडिसिन उठा के उसे देते हैं और उसे रिजल्ट आने लगते हैं। तो ये नए वैद्य के लिए बड़ा चमत्कारिक होता है, उसको लगता है अरे वाह बड़ा आसान था, इसको मैंने यहां से निकाला, उसको डिकोड किया और इसे दे दिया। और फिर उसे समझ में आता है कि अगर फिर वो पढ़ना चालू करता है, फिर वो तृष्णा का अध्याय पढ़ता है, उसको समझ में आता है कि अरे यार अगर कोई पेशेंट ऐसा आया जिसे इंडाइजेशन के कारण मुंह सूख रहा होगा ना, तो मैं उसे आमजन्य तृष्णा की चिकित्सा की वाली मेडिसिन दे दूंगा। फिर उसे और ज्यादा क्रिएट करने लग जाता है और संहिता को और इन डेप्थ पढ़ता है। लेकिन अगर वो हर एक चैप्टर को पढ़ के याद रखने की कोशिश करेगा, आप खुद ही सोचिए तृष्णा का पूरा अध्याय याद रखना, फिर इसका अध्याय याद रखना, उसका अगर कोई रास्ता नहीं उसे मिलेगा तो श्वास का अध्याय याद रखना, तृष्णा का अध्याय याद रखना, ऐसे पूरे 30 अध्याय की सारी चीजें याद रखना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। फिर क्या हुआ, मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में एक बार एक वकील साहब के यहाँ गया। तो वकील साहब के यहाँ पूरे यहाँ ना बुक्स, जैसे पीछे का मैंने बैकग्राउंड बना रखा है, ऐसी पूरी बुक्स ही बुक्स रखी थी। तो मैंने पूछा कि सर ये सारी बुक्स आपने पढ़ी है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं पढ़ी। तो मैंने बोला सर तो फिर किस तरीके से ये आपने क्यों रखी हैं? तो बोले क्या होता है कि हमें इतने रेफरेंसेस याद नहीं रहते, लेकिन हमें उनकी मतलब डिकोडिंग मेथड मालूम रहती है कि अगर इस टाइप का केस आया तो ये वाली बुक से निकालना है, उसको देखना है और उसको लिखना है। तो ये मैंने सुना और एक सबकॉन्शियस माइंड में रह गई बात। फिर मैं बड़े त्रिगुणा जी के पास गया, जो बृहस्पति देव त्रिगुणा जी थे, बहुत बड़े वैद्य दिल्ली के। उनके यहाँ पर ऐसी ही बड़ी लाइब्रेरी थी जो कि पंजाबी बाग में अभी भी है। तो उनके यहाँ भी बहुत सारी बुक्स थी। तो मैंने वैद्य जी से ऐसी क्यूरियोसिटी में पूछा कि वैद्य जी सारी बुक्स आपको याद हो गई क्या? प्रैक्टिस करते टाइम स्टूडेंट तो ऐसे ही सवाल पूछता है। तो उन्होंने बोला सारी बुक्स याद करने की क्या जरूरत है, हमारे पास डिकोडिंग मेथड है तंत्रुक्ति, उसके माध्यम से निकालते हैं कौन सा रेफरेंस है, उसको ओपन करते हैं और वही औषधि दे देते हैं। प्रैक्टिस करते करते वो औषधियां याद हो जाती हैं और ऐसे ही करके प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा कि मुझे स्रोतस के बारे में समझ में आया है तो क्या मैं प्रैक्टिस कर लूंगा? उस टाइम मेरा सवाल था। उन्होंने बोला अरे वही तो सबसे बड़ा बेसिक सेगमेंट है, अगर तुम्हें वो आ गया तो तुम बड़ी आसानी से प्रैक्टिस कर लोगे। और उनके वो वर्ड्स थे, वो एकदम आशीर्वाद की तरह रहे और मेरे गुरुजी ने भी मुझे यही कहा। तो मुझे बड़े आसानी से पेशेंट डिकोड करना आने लग गया। जैसे आईबीएस कोई पेशेंट लेके आया, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, किसी ने अभी सवाल भी पूछा थायराइड को हम कैसे डिकोड करेंगे। अगेन थायराइड के लक्षण के साथ में वो पेशेंट आएगा, या फिर वो हाइपोथायराइड लाएगा या फिर हाइपरथायराइड लाएगा। तो हाइपोथायराइड का पेशेंट जब आएगा तो वो मेदो दुष्टि जैसे लक्षण दिखाएगा, स्रोतस की अवरोधात्मक संप्राप्ति क्रिएट करते हुए दिखाएगा। तो वही चीजें हमारे सामने आएंगी और हम उसके हेतुओं को डिकोड करके उसकी चिकित्सा तक पहुंचेंगे। तब हमें ये पता चल जाएगा कि रुक्षणोल्लंघन इसमें करना है, हमें चिकित्सा का बैकग्राउंड पता चलेगा और बड़ी बड़ी आसानी से उसको फॉलो करते हुए अपने फॉर्मुलेशंस को दे पाएंगे। यही जो क्वेश्चंस के जो पैटर्न है उनसे हमें ये समझ में आता है कि सभी लोग डिजीज सेंट्रिक पढ़ाई कर रहे हैं। उसी मेथड को हटाते हुए हमें सभी यंग वैद्यों को या फिर हमारे जो सभी वैद्य मित्र हैं वो सब जब डिजीज सेंट्रिक से हटके पेशेंट सेंट्रिक और कंडीशन सेंट्रिक चिकित्सा करने लग जाएंगे तो उनको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। तब वो एक होलिस्टिक आंसर दे पाएंगे। अभी वो थायराइड का पेशेंट है सपोज, क्या उसे और कोई बीमारी नहीं है, क्या किसी और कोई लक्षण नहीं है, उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, जब इसको हम देखने लग जाते हैं तो हमें बड़ी आसानी से माइक्रो लेवल ट्रीटमेंट लिखना आने लगता है, उसके डाइट प्लान समझ में आने लगते हैं, उसके पंचकर्म देना आसान लगता है, उसकी मेथड ऑफ ट्रीटमेंट समझ में आती है, कितने दिनों तक पाचन देना ये समझ में आता है। थायराइड के पेशेंट में भी हम यही करते हैं। हाइपोथायराइड कंडीशन है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन को पहले रखते हैं, लक्षणों को, उसके हेतुओं को डिकोड करना चालू करते हैं और उसमें मेदो रोग की जो चिकित्सा है उसको दिखाते हैं कि वो मेदो रोग की चिकित्सा किस जगह पे मेंशन करी गई है। तो मेदो व स्रोतस में लिखी गई है, तो मेदो व स्रोतस रस व स्रोतस की कंबाइन करके ट्रीटमेंट चालू करते हैं और तब हमें देखने मिलता है कि यार वमन और विरेचन दोनों में कॉमन है। तो वमन, विरेचन और उद्वर्तन कॉमन करके ट्रीटमेंट का चालू करते हैं। तो हमारे पास ऑथेंटिक आंसर होता है, ट्रांसपेरेंट आंसर होता है और लॉजिकल आंसर होता है। तो मतलब हम युक्ति को तभी प्रॉपर्ली यूज कर पाते हैं। साथ में उसके स्पिरिचुअल सेगमेंट्स को पता करते हैं
साइकोलॉजिकल सेगमेंट्स को पता करते हैं, और ऐसा एक कंप्लीट पैकेज उस पेशेंट को जब समझाते हैं विद कॉन्फिडेंस, तो पेशेंट भी हमें फॉलो करता है। अगर हम उसे रेंडमाइज ट्रीटमेंट दे देते हैं कि सिर्फ काकल रक्षक कषाय यूज करिए व्यानुदान काल में, और त्रिफला यूज करिए, और साथ ही साथ दशमूल कर दीजिए, ज्यादातर क्या हो रहा है, सभी वैद्य ना ऐसे फॉर्मूले सुनने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। और मैं अपनी वर्कशॉप में फॉर्मूले तो बता देता हूं, लेकिन फॉर्मूलों के लॉजिक्स जो है वो हमेशा कोशिश करता हूं कि इसको जरूर बताऊं, क्योंकि लॉजिक में आप 1000 फॉर्मूले खुद से बना सकते हैं, और फॉर्मूले सुनने से सिर्फ वो वाला फॉर्मूला जो मुझे अच्छा लगा वो आपको अच्छा लगता है, और अगर वो मुझे 5 साल बाद नहीं अच्छा लगा तो, या फिर और कुछ आ गया तो आप 5 साल बाद मुझे मिलोगे तो मैं बोल सकता हूं कि यार हाँ वो मैं पहले यूज करता था लेकिन अब मैं यूज नहीं करता। सो दैट इज अ डिफरेंट वे। सो हमें ये समझना होगा कि अगर आप लॉजिक समझते हैं, ग्रंथ पढ़ने का तरीका समझते हैं, स्रोतसों को डिकोड करने का तरीका समझ जाते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस फॉर श्योर फ्लरिश होने वाली है, ये तो पक्की बात है। वेरी ट्रू सर। जितने भी वैद्यों के क्वेश्चंस हैं वील टेक एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, तो आप या तो लिख सकते हैं या तो अपने क्वेश्चंस नोट डाउन कर सकते हैं, सर श्योरली आंसर करेंगे इनको। सर वैसे तो हमारे साइंस को प्रूव करने की जरूरत नहीं है किसी को भी, बट फिर भी अगर हमें किसी को आंसर करना होता है कि क्या स्रोतस का कोई मॉडर्न कोरिलेशन है, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कि अगर हम कंपेयर करें या कोई टर्मिनोलॉजी देनी ही पड़ जाए अगर, तो क्या कोई टर्मिनोलॉजी ऐसी है या हम कोरिलेट कर सकते हैं क्या सर? कई चीजें हमारे सीक्रेट्स होते हैं और हमारी यूएसपी होती है, तो ये स्रोतस ना हमारा यूएसपी पॉइंट है। माइक्रो लेवल पे जहां पर मॉडर्न साइंस अभी पहुंचेगा कुछ सालों में, जब वो पर्सनलाइज साइंसेस पे पहुंचेगा, जब वो मेडिकल प्लूरिज्म में पहुंचेगा, जो अभी तक वो चल रहा है और उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तब जब वो पहुंच जाएगा तब वो स्रोतस का एक कोरिलेटिव पॉइंट वो बना पाएगा। अभी वो कोरिलेटिव पॉइंट में पहुंचा नहीं है। तो साइंटिफिकली कहें तो हमारे पास ये अच्छा सीक्रेट और अच्छा एडवांस फॉर्मेट है, हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं और उसे क्लब नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी लेकुना हो सकती है। लेकिन अगर आप हर चीज को कोरिलेट करना चाहते हैं तो मेडिकल साइंस खुद भी कुछ सालों के बाद अपने कोरिलेशन को खत्म कर रहा है। वो हर एक व्यक्ति का पर्सनलाइज लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे जा रहा है। तो वो अभी बायोटाइप जो हमारा प्रकृति जैसा बहुत पुराना कॉन्सेप्ट था, उसको लेके वो पर्सनलाइज साइंस का आयुर्जेनोमिक्स का कॉन्सेप्ट पे पहुंचा है, और वो जेनेटिकल कंडीशंस और बायोटाइप के बेसिस पे हर एक चीज को निकालना शुरू कर रहा है। तो अब आप सोचिए कि जब वो ये बनाना शुरू कर रहा है तो स्रोतसों पे पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। जो साइंस अभी स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल थॉट्स पे बहुत लिमिटेड है, उसे कोरिलेट करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि होलिस्टिक साइंस में स्पिरिचुअल सेगमेंट एंड साइकोलॉजिकल सेगमेंट ऑलरेडी बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में समझाए गए हैं। अगर आप कोई बोलेगा कि आप मुझे बताएं कि आत्मा के गुण क्या है, तो स्पिरिट के, मैंने जैसे भी साउथ कोरिया में एक लेक्चर लिया था, वहां पर हमारे 19 न्यूरो साइंटिस्ट थे, 2 ओंकोलॉजिस्ट थे और 15 जो थे बायोलाइफ साइंसिस्ट थे, बायोलाइफ के साइंटिस्ट थे। तो ऐसे 50 लोगों पे जब लेक्चर हुआ तो उन्होंने बोला कि वी डोंट बिलीव इन स्पिरिट। आई सेड विदाउट स्पिरिट कैन यू डिफाइन द वर्क ऑफ हार्ट इफ somebody is having spirit and somebody is not having spirit। तो अगर डेड बॉडी में किसी भी फंक्शनैलिटी पे सारे फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट अचानक से खत्म कैसे हो जाते हैं, और जैसे ही लाइव रहता है, अगर वो आखिरी सांस में भी है तब भी उसके फिजियोलॉजिकल सेगमेंट्स कैसे किस तरीके से एक्टिवेट रहते हैं, तो कौन उसे समझा रहा होता है। तो वो चीजों को अगर हम डिकोड करके हमारे वर्किंग में देखते हैं और आत्मा के गुणों को देखते हैं, तो एक एक चीज वैसी ही मिलती है जैसा आत्मा काम कर रही है। सो इसका मतलब है कि उसकी क्वालिटी और उसकी वर्क फॉर्मेट जो है वो बहुत अच्छे से लिखी हुई है हमारे शास्त्रों में। तो अब इसका कोई कोरिलेशन तो नहीं है, लेकिन जब मैंने अपना लेक्चर खत्म किया तो वो साइंटिस्ट आए और सभी लोगों ने यही कहा कि सर हम ये है कि हमारा साइंस भी इसमें कोशिश कर रहा है, वन डे विल अचीव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द स्पिरिट, वन डे। तो जब वो पहुंचेंगे तब उसको समझेंगे, लेकिन ऑलरेडी लिखा हुआ है। इससे मुझे ये समझ में आता था हमेशा से ही कि आयुर्वेद साइंसेस बहुत एडवांस लेवल पे ऑलरेडी लिख दिया गया था। रस शास्त्र ऑलरेडी बहुत एडवांस लेवल पे माइक्रो और नैनो पार्टिकल्स पे फंक्शनैलिटी पे काम कर रहा था। तभी वो स्वर्ण भस्म के माइक्रो लेवल्स पे और किस तरीके से वो बॉडी में चिलेट बनाएगी, फंक्शनैलिटी क्या करेगी, उसका एब्जॉर्प्शन सेगमेंट क्या होगा, वो ऑलरेडी बहुत एडवांस चल रहा था। अब हम मॉडर्न साइंस से अगर कोरिलेट करना चाहेंगे तो ये हमारी मूर्खता होगी। हमें बेटर वे में उसे अपना सीक्रेट
और अपनी मेथोडोलॉजी और अपना यूएसपी पैटर्न पे लेकर चलें, तो हम ज्यादा एडवांस वे पे हर एक नई डिजीज को, जो भी नई डिजीज आएगी उसे डिकोड करना और उस पे किस तरीके की मेडिसिन देना है, ये सब कुछ आ जाएगा। जैसे कि अभी कोविड आया था, जब कोविड आया तो ये सारे सिनेरियो क्रिएट हुआ कि जब कोविड आया तो ये सबको प्रॉब्लम आएगी, उसको कैसे करें। करोड़ों अरबों रुपए लग गए कि उसको सिर्फ ये डिफाइन करने के लिए कि हाँ ये सार्स कोविड जो है वो इस वायरस से होता है, लेकिन कैसे ठीक होता है इस पे कोई काम नहीं कर रहा था। उसी में आयुर्वेद का डिकोडिंग मेथड्स में बहुत सारे फॉर्मुलेशन निकल के आ गए, ग्रेड 1 में ये यूज करेंगे, ग्रेड 2 में यूज करेंगे, क्योंकि सभी ने HLA ट्राइंगल थ्योरी को यूज किया। लक्षण क्या है उसके बेसिस पे हेतु तो समझ में आ गया कि वायरल है, तो उन्होंने उसके हिसाब से जो अलग अलग प्रकार के ज्वर थे उनको निकाला और उनकी कंडीशन वाइज उसके ट्रीटमेंट की मेथोडोलॉजी बता दी। तो प्रोटोकॉल बनाना बड़ा आसान हो गया, उसका साइंटिफिक अरेंजमेंट करना बड़ा आसान हो गया। तो जब प्रधानमंत्री जी से हम लोग की बात हुई तब यही किया कि हमने हर एक कंडीशन से कोडिंग कर दी और वहां पर हर एक कंडीशन के लिए जो प्रिकॉशनरी मेथड से उनको भी समझाया, ट्रीटमेंट करने के मेथड थे उनको भी समझाया, इम्यूनिटी इंप्रूवाइजेशन के सेगमेंट थे उनको भी समझाया और बहुत सारे लोगों को प्रोटेक्ट भी किया। ये जो मेथड्स हैं ये आने बहुत सारी पेंडेमिक में भी यूज होंगी। और स्रोतस का नॉलेज अगर आपको है तो आप किसी भी कंडीशन में जो अनुक्त व्याधियां हैं उनको भी यूटिलाइज करके उस पे आखिरी में उसका एक नॉमेनक्लेचर क्रिएट कर सकेंगे। So that's why it is more important. श्योर सर, हमें भी समझना चाहिए दैट आवर साइंस इज रियली बियॉन्ड हमारे लिमिट्स से, तो हमें उसे कोरिलेट नहीं करना चाहिए। सो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द क्वेश्चन No problem. जो मैंने आपसे कोरिलेशन के लिए पूछा। सर मूविंग ऑन, हमारे साथ जितने भी वैद्य जुड़े हैं वो या तो प्रैक्टिशनर्स हैं या तो प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अगर आपको उन्हें समझाना है कि सर वो स्रोतस को क्लिनिकली कैसे कोरिलेट करें, कनेक्ट करें, तो उनके लिए सर आप क्या आंसर करेंगे सर? एक्चुअली मैं हमेशा जब खुद की भी प्रैक्टिस शुरू किया तो मैंने जब स्रोतस को पढ़ना जब शुरू किया तो एक जो स्रोतोविमानी का एक श्लोक था जो मतलब एक कोडेड सेगमेंट था, वो मुझे बड़ा हमेशा इंप्रेसिव लगा, जिसमें उन्होंने 4 प्रकार की स्रोतो दृष्टि को बताया कि अति प्रवृत्ति होगी या संग होगा या विमार गमन होगा या ग्रंथि रूप से होगा। इन चीजों को मैं हर व्याधि में लगाकर कोशिश करने लगा, चाहे वो श्वास की व्याधि हो, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो ज्वर हो, सब में इनके आंसर मैच किए। तो मुझे उससे एक इंस्पिरेशन मिली कि हाँ अब उसे पढ़ना शुरू करना चाहिए, क्योंकि हर इसमें तो कंडीशन आ रही है, या फिर वो अति प्रवृत्ति होती है, या फिर वो संग होता है, या फिर ग्रंथि होती है, या फिर विमार गमन होता है। फिर मुझे वात व्याधि कंडीशन में देखने में मिल गया कि उन्होंने ग्रंथि की भी चिकित्सा बताई कि जहां पर वात और कफ जैसी संप्राप्ति एक साथ आती है, उसकी भी चिकित्सा बताई। उन्होंने विमार गमन हुआ वात के बारे में भी बताया कि वात की प्रकोप हो जाएगा तो कैसे लक्षण दिखाएगा। सो इतना ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन उसमें आया, तो जिससे मुझे एक स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस ऑफ रिमेटोलॉजी की तरफ में जाने में डायरेक्शन दी। तो वो जो स्रोतस को समझने में, जब हमने एक एक स्रोतस को डिकोड करना चालू किया तो हमें किसी भी स्पेशलिटी प्रैक्टिस में आसानी हो गई कि उसे समझना कैसे है, उसे डिकोड कैसे करना है, उसे प्रैक्टिस में कैसे लाना है। तो हमने हमारे सारे फॉर्मेट ही वैसे चालू करे। एक डिजेनरेटिव चालू किया जिसमें विमार गमन हो रहा था और दूसरी जगह वायु जा रहा था और अपने स्थान से मूव कर जा रहा था। हमने ऑटो इम्यून सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन देखी जो कि ग्रंथि जैसी थी, ऐसी सिचुएशन देखी जैसे अति प्रवृत्ति हो रही थी। जो अति प्रवृत्ति हो रही थी वो सिर्फ डिजेनरेटिव कंडीशन के इनिशियल सेगमेंट में, जिसमें केवल वात बढ़ता है, जिसमें अति प्रवृत्ति होने लगती है वायु की, वहां पर उससे मिल रहा था। और विमार गमन की संप्राप्ति हर कंडीशन में मिल रही थी, चाहे वो वातरक्त की संप्राप्ति हो। तो इतना आसानी से उसे समझ के उसे यूटिलाइज करना बहुत आसान हो रहा था। तो मैं हमेशा अपने वैद्यों से बोलता हूं कि आपको अगर आसान तरीका चाहिए और एक बहुत स्ट्रेट तरीका चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे ऑथेंटिक तरीका भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आसान हो, लेकिन आसान के साथ में अगर ऑथेंटिक तरीका चाहिए तो स्रोतस को डिकोड करना सबसे आपके लिए अच्छा रहेगा। और उसमें भी जब आप इन 4 संप्राप्तियों को हर जगह यूटिलाइज करेंगे, किसी ने सवाल भी पूछा संप्राप्ति कैसे समझे, तो आपको इन 4, सोचिए पूरी संहिता को 4 तरीके से समझना कितना आसान होगा। कि अति प्रवृत्ति की संप्राप्ति है, कि संघ की संप्राप्ति, की विमागमन की संप्राप्ति। इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कंडीशंस हो सकती हैं कि 2 संप्राप्तियां एक साथ बनने लगी, शुरू में अति प्रवृत्ति थी, बाद में ऐसा हो गया। जैसे अतिसार प्रवृत्तियों अपनी ग्रहणी हो रही है, मतलब अतिसार से होके ग्रहणी पे वो पहुंच रहा है,
तो शुरू में अति प्रवृत्ति की संप्राप्ति थी और बाद में वो संग की संप्राप्ति क्रिएट हो गई। ये सब हो सकता है, लेकिन ये समझने के सिर्फ 4 ही तरीके होंगे। इससे आसान क्या तरीका हो सकता है कि 4 ही तरीके में आपको सब चीजें मिल गई और एक ही चैप्टर को डिकोड, मतलब 5-6 चैप्टर पढ़ के आपको सब व्याधियों के आंसर मिल गए, सबके रास्ते शुरू हो गए। अब आपको उसकी डिटेल जाना है तो पहले अगर आपको ये पता चल गया कि अरे अश्रद्धा हो, चाहे अरुचि हो, चाहे अस्यविरसता हो, चाहे वो रिलास हो, इन सब में लंघन चिकित्सा है, आपको इतना अगर पता चल जाए तो आपको पता चल जाता है कि ठीक है भाई, दीपन और पाचन के माध्यम से इसमें ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। अब दीपन पाचन वैद्य ए का, वैद्य बी का, वैद्य सी का अलग अलग हो सकता है। वैद्य ए की चॉइस हो सकती है कि हिंगवाष्टक से शुरू करें, दूसरा लवण भास्कर से शुरू करें, तीसरा चित्रकादिवटी से शुरू करें। यही जो अलग अलग कंडीशन की लिबर्टी दे रखी है शास्त्र ने कि आप अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से यूज करिए, यही स्रोतस हमें सिखाता है बार बार। इसमें लिमिटेशन नहीं आती, इसमें कंडीशन पता चल जाती है। कई बार हमारे यहाँ मेडिसिन खत्म हो गई, हिंगवाष्टक खत्म हो गया, तो हमने बोला लवण भास्कर दे दीजिए, तो आपको समझ नहीं आया। किसी ने बोला अरे सर आपने जीरा करिष्ठ अचानक से दे दिया था, तो कई लोगों को समझ में हाँ सर ने दीपन पाचन का रिप्लेसमेंट दीपन पाचन से दे दिया था, लेकिन क्यों दे दिया था वो हमें स्रोतस ने सिखाया कि दीपन पाचन कैटेगरी से आप रसवा स्रोतस की सारी व्याधियों को ठीक कर सकते हैं, चाहे वो क्लैब्यता उसके कारण क्रिएट हुई हो, चाहे वो ज्वर इसके कारण क्रिएट हुआ हो, चाहे वो रिलास क्रिएट हुआ हो, चाहे वो अश्रद्धा, अरुचि, अस्यविरसता, कोई भी लक्षण रसवा स्रोतस दृष्टि का हुआ हो, हम उसके माध्यम से उसको ट्रीट कर लेंगे। तो ये जो जानकारी है, ये जो थॉट्स हैं, ये स्रोतस के डिकोड से मिली। इसीलिए जो प्रैक्टिस शुरू करने वाले लोग हैं वो अगर स्रोतस पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो उनके पास प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। और सिर्फ 13 प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करके अगर आप पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो तो कितना आसान है और कितना स्पेसिफिक है और कितना ऑथेंटिक है। कि आपको अगर रसवा स्रोतस खराब है तो आपने लंघन पढ़ ली, आपको रक्तवा स्रोतस खराब है तो आपने रक्त अवसेचनी प्रक्रिया पढ़ ली कि आपको रक्त मोक्षण कौन से करने और विरेचन कौन से करने, और इसमें इतनी सारी डिजीजेस आ गई। उसके बाद अगर आपको मांसवा स्रोतस आया तो उसमें लिखा है संशोधन करना है, तो संशोधन में वमन विरेचन के बारे में फिर से रीड आउट कर लिया जो कि आप ऑलरेडी कर सकें। फिर से दूसरा आया कि मेदवा स्रोतस, तो मेदवा स्रोतस कंडीशन में आपके सामने आ गया कि मेद का जो अध्याय जहां पर दिया हुआ है तो वहां पर अष्टोनिंदित अध्याय में आपको आंसर मिल गया कि अरे मेदवा स्रोतस की चिकित्सा तो ये है। तो ये जो डिकोड करने के जो तरीके हैं वो आपको बार बार स्रोतस के माध्यम से फुल कंडीशंस में आ जाएंगे। फिर आप बाकी के संहिता और लघुत्रयी और आने वाले ग्रंथों में उन्हीं चीजों के बेसिस पे वो रास्ता पकड़ते हुए बहुत सारे ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी खोज लेते हैं। अब आपको अगर ग्रंथ ने बता दिया कि मेद की चिकित्सा ऐसे करनी है, तो आप जितनी भी लघुत्रयी की कंडीशंस हैं जहां पर मेद चिकित्सा लिखी है, चाहे वो भैषज रत्नावली बाद में आई हुए ग्रंथ है, या फिर और भी जो संहिताएं लिखी हैं, या फिर संहिताओं के साथ साथ में जो टीका लिखी हुई हैं, उनसे आपने मेद सर्च करना चालू किया और अपनी प्रैक्टिस करी और बाद में बताना चालू किया कि हम तो फैट लॉस पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सिर्फ एक स्रोतस पढ़ के आपकी स्पेशलाइज प्रैक्टिस चालू है। और आपको लेकिन पहले सारे स्रोतस एक बार इसलिए चालू करने हैं क्योंकि कहां कहां पर किन कारणों के कारण हमारे पास पेशेंट आ रहा है उनकी एक जनरल इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगी। आपको स्पेशलाइज प्रैक्टिस करने का नंबर 1 सीढ़ी यानी कि पहला पाथवे स्रोतस ही है। उसके बाद आप स्पेशलाइज प्रैक्टिस सिलेक्ट करिए आपको कौन सी करनी है। आपको मूत्रवा पे करनी है, आपको पुरीशवा पे करनी है, आपको रसवा पे करनी है, आपको रक्तवा पे करनी है, मांस पे, मेद पे, अस्थि पे, मज्जा पे, शुक्र पे, किस पे करनी है वो आप पे डिपेंड करता है। सो हमेशा यंग वैद्यों को अगर आप स्रोतस की फर्स्ट सीढ़ी अच्छे से मजबूत कर दें तो आपका बहुत अच्छा फाउंडेशन क्रिएट हो जाता है और फिर आप बहुत आसानी से सिलेक्ट कर पाते हैं क्या करना है। क्योंकि क्या होता है मैं आपको बताऊं, कार्डियक कंडीशन की आपने प्रैक्टिस शुरू करी, अब आपको ये नहीं पता कि वो कार्डियक कंडीशन जो है वो प्राणवा के कारण हो रही है या रसवा के कारण हो रही है। आपने हृदरोग पढ़ा, ग्रंथ में थोड़ा सा उसका रेफरेंस आया, फिर आपने उस त्रिमर्मी अध्याय के बेसिस पे उसको ट्रीट करना चालू किया और आपको कंफ्यूजन होने चालू हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी डिजीज जब बनती है, उसकी संप्राप्ति बनती है, तो बहुत सारे स्रोतस एक साथ भी खराब होते हैं। लेकिन अगर आपने स्रोतस फाउंडेशन एक साथ नहीं क्रिएट किया और उसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को डिकोड नहीं किया तो आपका ट्रीटमेंट हाफ वे रह जाता है। जो स्पेशलाइज प्रैक्टिस का एरा चल रहा है ना, अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे स्पेशलाइज प्रैक्टिस ही आएगी आयुर्वेद में। तो वो जब आएगी और स्रोतस अगर नहीं पड़े रहेंगे या फिर बेसिक फाउंडेशन अच्छा नहीं रहेगा तो ये ऊपर ऊपर की शैलो प्रैक्टिस तो अच्छे से हो जाएगी, लेकिन जैसे ही कोई पेशेंट कॉम्प्लिकेट आएगा
तो आंसर नहीं कर पाएंगे कि करना क्या है, भेजना कहाँ है। इवन अगर आपको रेफर करना है तो भी आपको समझ नहीं आएगा। सो स्रोतस विज्ञानी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपकी फाउंडेशन ट्रीटमेंट समझने के लिए। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से, जब आप इसको शुरू करें तो आप फाउंडेशन मजबूत करने के लिए स्रोतस को अच्छे से पढ़ लें। सर, जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस के लिए बेस हमेशा स्रोतस होना चाहिए, उसके बाद वो फर्स्ट सीढ़ी है। आपने भी जैसे बोन एंड जॉइंट और रूमेटोलॉजी की प्रैक्टिस की तो उसका बेस हमेशा स्रोतस रखा। तो अगर सर यहाँ पर जिन्हें भी स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है तो आप क्या एडवाइस करेंगे? पहले उन्हें जनरल प्रैक्टिस से स्टार्ट करना चाहिए, बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, कि स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस पे जंप कर देना चाहिए? क्योंकि जमाना और नीड ऑफ द आवर स्पेशलाइजेशन ही है सर, इसलिए। लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप भले जनरल प्रैक्टिस से शुरू करें या नहीं करें, अपना एकेडमिक सेगमेंट और अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी क्लियरिटी टुवर्ड्स शास्त्र अगर आपकी है तो आप स्पेशलाइज प्रैक्टिस से भी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें ये रास्ता इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में जब आया तो उस टाइम पे स्पेशलाइज प्रैक्टिस का थॉट नहीं था, लेकिन मुझे थोड़े ही 7-8 साल की प्रैक्टिस के बाद ये समझ में आने लगा कि यहाँ पर स्पेशलाइज प्रैक्टिस के लिए लोग आतुर हैं और वो चाहते हैं। तो हमने उसी स्रोतस का नॉलेज यूज करते हुए स्पेशलाइज प्रैक्टिस में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। इसीलिए फाउंडेशन अगर अच्छा है, आपकी थॉट प्रोसेस एकदम क्लियरिटी जोन पे आ गई है, तो आप बहुत आसानी से हर कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। और वो आपकी चॉइस होती है कि अब मुझे ये रूमेटोलॉजी, क्योंकि हम रूमेटोलॉजी पे इसलिए गए क्योंकि हमें पेशेंट बहुत सारे वैसे मिले। 20,000 से ऊपर पेशेंट तो रूमेटोलॉजी जोन पे ही है, 32,500 तो टोटल पेशेंट क्लिनिक में रजिस्टर्ड हुए। लेकिन 24,000 से ऊपर पेशेंट अगर आपको दिखते हैं 8 साल की प्रैक्टिस में ही, तो आपको लगने लगता है कि यार बाहर बार लोग सिर्फ रूमेटोलॉजी के लिए आपके पास आ रहे हैं। तो आप उसी स्रोतस के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए जब आप ट्रीट कर रहे हो और आपको सक्सेस मिल रही है और आपको ट्रांसपेरेंसी मिल रही है, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि हमने वही जो हमने हमारा बैकग्राउंड था स्रोतस का, वो हमें स्पेशलाइज प्रैक्टिस में बहुत अच्छा काम आया। इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको कह रहा हूं, अगर आपको स्रोतस एडवाइस और सेगमेंट बिल्कुल क्लियर है तो आपको स्पेशलाइज्ड आपको सिलेक्ट करना है कि मैं अभी केश के ऊपर काम करना चाहता हूं, मैं रक्त के ऊपर काम करना चाहता हूं। जब मैं जो भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पेशलाइज्ड, जब मैं उनसे बात करता हूं तो उनके आंसर भी यही रहते हैं, कुछ लोगों के छोड़ के, लेकिन ज्यादातर लोगों के आंसर यही है कि हमने जो बेसिक बैकग्राउंड पाया था और हमें जो फाउंडेशन क्रिएट हुआ था उसके माध्यम से हमें स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस डिजाइन करना बड़ा आसान रहा। जो हमारे मित्र हैं वैद्य हरीश पाटनकर जी, उनसे जब मेरी बात हुई तब मैंने उनसे बोला कि आप केश आयुर्वेद पे, पहले वो केश पे काम करते थे, अब वो काय आयुर्वेद पे वर्क करते हैं। तो केश आयुर्वेद पे जब उन्होंने वर्क करना चालू किया तो उन्होंने जितने भी स्रोतसों के थॉट प्रोसेस थे उनको मिक्स करके थॉट प्रोसेस पे लाया, जैसे कि अस्थि व स्रोतस की भी, रस व स्रोतस की भी, दोनों के कॉम्बिनेशंस के उस बेसिस पे उन्हें पता चला कि अस्थि का भी समागम करना है, रस का भी समागम करना है। लेकिन हेतु तो सब अलग अलग व्याधियों के लेकर आते हैं। कोई रक्त व स्रोतस दृष्टि के हेतु लेकर आके भी केश की दृष्टि बताता है, तो वहां पर रक्त और अस्थि व स्रोतस खराब रहता है। तो बेसिक प्रोटोकॉल तो सेम हो जाता है, लेकिन स्पेशलाइज प्रोटोकॉल में वो एड ऑन करके वो मेडिसिन और भी सपोर्टिवली ऐड होती है, क्योंकि हेतु एक ही नहीं होगा पूरे वर्ल्ड का कि सबको एक ही के कारण सबको बाल झड़ने लग जाएंगे, लक्षण वो मिल सकता है। तो अगर उससे अस्थि व स्रोतस खराब हो रहा है तो उसका रस के साथ अस्थि खराब हो रहा है, मन के साथ अस्थि खराब हो रहा है, मल के साथ अस्थि खराब हो रहा है, अस्थि और पुरीष की दृष्टि एक साथ हो रही है, क्या पता उसे बार बार अतिसरण हो रहा था, इसीलिए पुरीष व स्रोतस जो है, पुरीष व स्रोतस खराब हुआ जिसने उसकी धारण कैपेसिटी लॉस करी, उसे बाल झड़ने लग गए। तो उसकी बार बार हिस्ट्री गृहिणी की थी क्या, अतिसार की थी क्या, तो वहां पर अन्न व स्रोतस, पुरीष व स्रोतस और अस्थि व स्रोतस एक साथ काम में आए। तो अगर हमें फाउंडेशन नहीं होता तो उनको भी चिकित्सा करने में दृष्टि होती, प्रॉब्लम होती। वो अपने सिर्फ शैम्पूज और बेसिक स्ट्रक्चर पे नहीं चला पाते ना, अगर उनको नॉलेज नहीं होता। उनको नॉलेज था और उनको मालूम था कि इस पे क्या सपोर्टिव ट्रीटमेंट करना है, इसीलिए वो इतने सक्सेसफुल जोन पे पहुंचे। अगर फाउंडेशन नहीं है, क्योंकि वो वैद्यराज समीर जमदग्नि सर के स्टूडेंट है और मैंने भी लेक्चर में गुरुजी के पास में ही सीखा, तो मुझे ये क्लियर था कि ये जो सिनेरियो है ये सभी वैद्य जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उन सभी के लिए कॉमन है। जब मैं एक बार तमिलनाडु में प्रैक्टिस के बारे में डिस्कशन कर रहा था तब भी हमें ये सेगमेंट्स कॉमनली मिले कि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्रोतस का है, क्लियर है, तभी आप प्रैक्टिस में बड़ा अच्छा आसानी से जाते हैं। वहां वो लोग द्रव्य और गुण के बेसिस पे सोच रहे थे,
हमने स्रोतसों के बेसिस पे सोचा, लेकिन आंसर एक ही आया। और जब आंसर एक ही आया तो हमें कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि स्रोतस मेथोडोलॉजी इज नॉट रॉन्ग, इट इज गुड फॉर अल्प बुद्धि वैद्य। जैसे हम लोग हैं, अब मैं एल महादेवन सर जितना तो बुद्धिमान नहीं था, तो मैंने स्टार्टिंग में उनसे बोला कि सर ऐसे कर सकते हैं, वो द्रव्य और गुण के बेसिस पे आंसर कर रहे थे। तो मैंने सर से कहा कि सर ऐसे कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला यस दिस इज ट्रू एंड दिस इज राइट वे। तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि यार हम भी स्रोतस के बेसिस पे अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दैट्स वाई मैं अपने यंग वैद्यों को तो हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको दूसरी स्टेट में प्रैक्टिस करना है, दूसरी जगहों पे जाना है, तो आपको स्रोतस हमेशा बहुत आसान वे होगा और उससे आंसर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। वाओ सर, दिस इज सो इंट्रीगिंग। सर मैंने स्टार्ट में आपसे पूछा था कि ये इतना इम्पोर्टेंट होने के बावजूद सिर्फ बहुत कम जगहों पे क्यों रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ बड़े वैद्यों में ही क्यों रिस्ट्रिक्टेड है। सर मुझे उसका आंसर मिल गया, क्योंकि हमें कोई इस तरीके से कभी बताया ही नहीं, किसी ने कोई इस तरीके से इम्पोर्टेंस बताता कोई कॉलेज में या कहीं से हमें पता चलती जिस तरीके से आपने बताई है, तब शायद हम लोग इतना इसको इन डेप्थ में ले पाते। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक बस संहिता का एक पार्ट बन के रह गया है सर। तो थैंक यू सो मच इतना इंसाइटफुल डिटेल्स, इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ बताने के लिए। और बहुत सारे वैद्यों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो इफ यू अलाउ सर हम कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं। बिल्कुल जी। सो द पॉडकास्ट इज ओपन फॉर ऑल द वैद्यास। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, दे कैन जस्ट अनम्यूट वन बाय वन एंड दे कैन प्रोसीड विद द क्वेश्चन। Anyone willing to ask anything? किसी ने हाथ खड़ा किया है, हम उनसे पूछ सकते हैं। हेलो जी नमस्ते सर। नमस्ते सर, अभी आप आईबीएस का एग्जांपल देके कुछ बताना चाह रहे थे, फिर वो बात रुक गई। अच्छा ऋषि जी ना? जी सर। आईबीएस कंडीशन जो है वहां पर एक सिंड्रोमिक कंडीशन ली, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम जैसी सिचुएशन उन्होंने क्रिएट करी। अब पेशेंट हमारे सामने आता है कि मेरे को पहले से ही आईबीएस है। हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर वैद्य लोग क्या करते हैं कि वो आईबीएस को डायरेक्टली गृहिणी जैसे कोरिलेट करके उसकी ट्रीटमेंट गृहिणी जैसे चालू कर देते हैं, जबकि ऐसी सिचुएशन नहीं रहती है। कारण ये रहता है कि आईबीएस कंडीशन में उसकी सिम्टोमोलॉजी, मतलब कि उसकी क्लिनिकल पिक्चर क्या है, हमें उसको जानना जरूरी होता है। हमें उसे फोर्स नहीं करना है कि हमें गृहिणी ही हो गया है, इसीलिए स्रोतस इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर क्या होता है, आईबीएस में एक स्रोतस अकेला इन्वॉल्व नहीं रहता, यहाँ पर रसवा स्रोतस भी इन्वॉल्व रहता है, अन्नवा स्रोतस भी इन्वॉल्व रहता है और मनोवा स्रोतस भी इन्वॉल्व रहता है। तो उसके जो जो हेतु हैं उनको लेकर उसे समझाना बाद में, लेकिन पहले ये समझना कि इन तीनों में रसवा स्रोतस, अन्नवा स्रोतस और मनोवा स्रोतस में कॉमन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। तो हमें कॉमन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में ये पता चलता है कि तीनों में लंघन ही ट्रीटमेंट का बहुत सारी जगहों पर आया है। और हम लंघन ट्रीटमेंट से जब शुरू करते हैं तो हमें दीपन और पाचन जैसे बेसिक ट्रीटमेंट से ही इन सब में आंसर मिलने लगते हैं। तब क्या होता है, गृहिणी में हमें बता दिया जाता है कि कोडज यूज करना है, ये यूज करना है, वो यूज करना है, तो हम वैसे ही लेकर चलने लग जाते हैं और अतिसार और गृहिणी की चिकित्सा बस करते हुए पेशेंट को कंफ्यूज रखते हैं। लेकिन जब हमें पता चल जाता है कि हमें ये रसवा स्रोतस, अन्नवा स्रोतस और मनोवा स्रोतस को कंबाइंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में लेना है, तब हम बड़े मतलब बहुत कॉन्फिडेंस से बस्ती का प्रयोग भी कर पाते हैं वहां पर, बाद में शिरोधारा का भी प्रयोग कर पाते हैं, इंटरनल मेडिसिन को भी कर पाते हैं, उसकी लाइफस्टाइल एंड उसकी जो लाइफस्टाइल के लिए जो चेंजेस करने हैं उनको समझा पाते हैं हेतुओं को डिकोड करके, और डाइट प्लानर समझा पाते हैं। तो जब हम इतना थरो एग्जाम्पल उसे समझाते हैं और स्रोतसों के माध्यम से जब हमें इंटरनली वो मालूम हो जाता है, तो फिर हम उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू से कि आप स्रोतसों को जब समझते हैं तो आप हर एक डिजीज में कंफ्यूजन नहीं होता, हमें स्रोतस के हेतु पता चलते हैं, लक्षण पता चलते हैं और चिकित्सा पता चलती है। क्योंकि आज वो एक सिंड्रोम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ऐसे बहुत सारे सिंड्रोमिक कंडीशन, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, वहां पर अलग से आएंगे, तो वहां पर रस भी खराब हो रहा होगा, रज भी खराब हो रहा होगा। तो ये सारी जो सिचुएशंस है, रस व स्रोतस दृष्टि, आर्ता व स्रोतस दृष्टि, इनके कॉम्बिनेशंस, तो ये जब कॉम्बिनेशंस आपके सामने आएंगे तो आपको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से उसके आंसर पता चल जाएंगे कि अच्छा रस में ये करा था तो ये करा था। अभी आपने देखा होगा इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स खुलती हैं, लोग अचानक से वमन विरेचन प्लान आउट करते हैं, उसके बाद ठीक करने लगते हैं। दैट इज नथिंग बट रस एंड आर्तव स्रोत दृष्टि, रस एंड शुक्र व स्रोत दृष्टि कॉम्बिनेशन में जो भी हो सकते हैं,
तो फिर हमें यूज करते हैं कि भाई रस में भी सर्वे लंघन औषध आया था, तो वमन विरेचन, शिरो विरेचन और बस्ती, शोधन बस्ती, उनका यूटिलाइजेशन है चतुष्प्रकारा संशुद्धि में, इसलिए उसको यूज किया गया। सो क्या होता है कि हमें ये नहीं मालूम होता कि क्यों यूज किया है, तो हम सिर्फ फॉर्मूले पे, आंसर पे चले जाते हैं कि ठीक है वो ऐसी सिचुएशंस है इसलिए उसको देना है। लेकिन आईबीएस में आपका थॉट प्रोसेस क्या है, क्योंकि आईबीएस सिम्प्टोमोलॉजी एक बड़ी कैटेगरी है ना, सिंड्रोम है, तो हर पेशेंट अलग अलग लक्षणों के साथ आपके पास में आएगा। सिर्फ एक ही चीज कॉमन होगी कि पेट खराब रहता है, बाकी सब चीजें अलग अलग होंगी, तो उसका ट्रीटमेंट एंड उसका जो हीलिंग वे है वो अलग अलग होगा। तो जब हम पर्सनलाइज सोचेंगे तो हम उसके स्रोतसों को जब डिकोड कर लेंगे कौन कौन से खराब है और उसका कॉमन फैक्टर क्या है, तो बहुत आसानी से पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट समझा पाएंगे। थैंक यू सर। एक सवाल छोटा सा और था। एक मेरा भाई है 10 साल, 8 से 10 साल का। उसको सर अभी काफी दिनों से सर जुकाम तो नहीं कहेंगे, उसके साइनस में दिक्कत है और उसको ऐसा लगता है कि कुछ भरा भरा सा है, सांस नहीं आती। तो कुछ उसको इनहेलर्स टाइप के मिले हैं। इनहेलर्स वैसे नहीं जैसे जो नाक नेजल ड्रॉप्स होती हैं। तो इस केस में जैसे छोटा बच्चा है, उसको जुकाम, फ्लू नहीं, कोल्ड नहीं है, कफ नहीं है, लेकिन वो आवाज आती है उसकी, तो इसमें सर स्रोतस के हिसाब से कैसे सोचें? अगर आप देखें प्राणव स्रोतस के दुष्टि लक्षणों को देखेंगे आप, तो उसमें बहुत क्लियरली लिखा रहेगा कि वहां पर बद्ध होके, मतलब सांस लेने में अवरोधात्मक संप्राप्ति होती है, या फिर मुहुर मुहुर आता रहता है, मतलब थोड़ा थोड़ा आती रहती है सांस, या फिर एकदम से रुक जाती है प्राणव स्रोतस को। अब प्राणव स्रोतस की चिकित्सा आप देखेंगे तो ब्रहण चिकित्सा, तो आपको लगेगा अरे इसमें तो कुछ भी ब्रहण दे ही नहीं रहे, इसमें तो सभी लंघन की औषधि दे रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ऐसे पेशेंट्स में सिर्फ और सिर्फ ऐसी औषधियां जिनके माध्यम से वाष्प दी जाए जो कि ब्रहणात्मक है, वो भी फायदा करती हैं। लेकिन हमें बड़ा आयरोनिकल स्टेटमेंट लगता है कि अरे ऐसे कैसे ठीक होंगे, लेकिन एक्चुअली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वैसा ही है। आप अगर श्वास की चिकित्सा प्राणव स्रोतस में यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर मुहुर मुहुर टाइम पे, थोड़े थोड़े टाइम पे बहुत सारी चीजें जैसे अगस्त्य हरित की, उनका प्रयोग करना, क्योंकि अवरोधात्मक संप्राप्ति ब्लॉक हो चुका है यहाँ पर। तो वहां पर बेसिकली प्राणव स्रोतस में अवरोधात्मक संप्राप्ति, संघ की संप्राप्ति क्रिएट हुई है, तो उसको हटाना भी, अनुलोमन भी करना है, लेकिन वहां पर वायु प्रकोपित ना हो इसलिए वैसा करना है। छोटा बच्चा है तो हमें इन बच्चों में हम लोग च्यवनप्राश यूज करते हुए और लगातार भाप का यूज करते हुए छोटे छोटे च्यवनप्राश, मतलब कि बहुत कम मात्रा में च्यवनप्राश को 4 से 5 बार देना, और साथ ही साथ स्टीम का प्रयोग करना, मतलब कि वाष्प स्वेदन का प्रयोग करना, उसके माध्यम से पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग कि कभी भी च्यवनप्राश एक ही बार खिलाते हैं और उसको दूध के साथ खिला देते हैं, लेकिन ये कम से कम अगर मुहुर्मुहुर मात्रा में बहुत लंबे समय तक देंगे, 40 डेज तक, 45 डेज तक लगातार देते हैं, इसमें बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट मिलते हैं, क्योंकि उसका जो एबनॉर्मल कफ जो बहुत ज्यादा बन रहा है और उसको रोक रहा है वो नहीं बनता और वो प्राकृत रूप में आ जाता है। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में आया है, दिव्या जी की तरफ से है क्वेश्चन सर। उन्होंने पूछा है, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड क्लिनिकल कोरिलेशन ऑफ ऊर्ध्व जत्रुगत विकार थ्रू स्रोतस, लाइक इन केस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, हियरिंग लॉस एटसेट्रा? इसमें भी त्रिमर्मी कंडीशंस के लिए बताया गया है कि जब त्रिमर्मी चिकित्सा में, तो प्राण का जो क्षेत्र है जहां पर ऑल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशंस आ रहे हैं, तो उनमें वो कोरिलेशंस में आता है कि आपको त्रिमर्मी जो चैप्टर्स है, स्रोतस के जो चैप्टर्स हैं, जैसे जितने भी न्यूरोलॉजिकल सिचुएशंस हैं, उनमें मज्जा व स्रोतोदुष्टि, प्राण व स्रोतोदुष्टि का कॉम्बिनेशन इफेक्ट देखने मिलता है, और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी दोनों का मिलाकर दिया जाता है, यानी कि प्राण व स्रोतस और मज्जा व स्रोतस दोनों को कंबाइन करके जो हम हील करना चालू करते हैं, हमें ये जो जितने भी ऊर्ध्व जत्रुगत विकार के जो कंडीशंस हैं, जिसमें ENT के जो सिचुएशंस हैं, न्यूरोलॉजिकल सिचुएशंस हैं, हेडेक्स की जो सिचुएशंस हैं, और साथ ही साथ सेंसरी जो सिचुएशंस हैं, इन सब के कंबाइन इफेक्ट आते हैं। साथ ही साथ जब हम आगे पढ़ते हैं तो इसमें रस, रक्त, प्राण और मज्जा, इनके कॉम्बिनेशन अलग अलग सिचुएशंस के बेसिस पे आते हैं, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं, जितने भी न्यूरोलॉजिकल सिचुएशन है, उसमें रक्त और मज्जा कॉमन फैक्टर आते हैं। रस व स्रोतस के कारण वो इफेक्ट होते हैं, खराब हुए जाते हैं, और साथ ही साथ प्राण व स्रोतस के भी कुछ हेतु मिलते हैं। तो जैसा हेतु मिलता है उसके हिसाब से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वैसा डिफाइन करना पड़ता है, उसकी मेजॉरिटी पर डिफाइन करना रहता है। और यहाँ पर
क्रोनो फार्माकोलॉजी का जो थॉट प्रोसेस है, यानी कि औषध सेवन काल का, उसका बहुत महत्वपूर्ण जो इम्प्लीमेंटेशन करके हम उसकी औषधियों को रात में प्लान आउट करते हैं निशा काल में और उसको देते हैं। तो जो ग्रंथ के जो ऑथेंटिसिटी है उसको यूज करते हुए जब हम प्रैक्टिस में लाते हैं तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलते हैं। तो इसी बहाने से हम त्रिमर्मी अध्याय पढ़ते हैं, इसी बहाने से हम ये चारों स्रोतसों को पढ़ते हैं और बहुत आसानी से हम उसको ट्रीट कर लेते हैं। होता क्या है, हम हर चीज को मॉडर्न से कोरिलेट करने जाते हैं तब प्रॉब्लम आती है और हम उससे ज्यादा मेहनत करते हैं पढ़ने में, लेकिन हम आयुर्वेद ग्रंथ को इंटरनली आयुर्वेद के माध्यम से डिकोड नहीं करते, इसलिए वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। सर इतना तो समझ दैट दिस टॉपिक इन इट बहुत जरूरी है क्लिनिकल प्रैक्टिस में या आयुर्वेद में। अगर हमें इंटरेस्ट है तो हमें आना ही चाहिए। आप सर भोपाल में हैं, बाकी अलग अलग सिटीज और स्टेट्स में है, तो अगर आपसे हमें पढ़ना है तो सब भोपाल तो नहीं आ सकते सर, तो आप कोई तरीका बताएं जिससे ये नॉलेज सर सब तक पहुंच पाए। सर आपके माध्यम से ये तरीका निकला कि हम लोग एक्चुअली अभी ये जो प्राणाबेसर की सीरीज करें, एक्चुअली बातों बातों में निकल के आया कि हमें ये सीरीज करनी चाहिए और ये सीरीज के बाद हम लोग ना एक बुक डिफाइन कर रहे हैं। इसके ये जो बुक है उसमें हाउ टू डिकोड स्रोतस, इसके ऊपर हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। इस पूरी जो सीरीज है जो कि प्राणाबेसर के माध्यम से होगा, इसके माध्यम से जब हम बुक इसको रिलीज करेंगे तो वो बुक हमेशा हर क्लिनिशियन के सामने रहेगी, तो वो बहुत आसानी से उस प्रैक्टिस में यूटिलाइज कर पाए। यही सपना था कि हर एक व्यक्ति तक ऑथेंटिक आयुर्वेद हम पहुंचा पाए, उसी में हम लोग लगे हैं। और सबसे ज्यादा जो सहयोग मिलेगा वो प्राणाबेसर टीम के माध्यम से मिलेगा, क्योंकि आपका जो एक बड़ा स्पेस है, जो पूरे भारत में जो वैद्यों को कनेक्ट करने का जो एक तरीका है, वो एक बहुत यूनिक फॉर्मेट है। इसके माध्यम से जब हम हर एक व्यक्ति, जैसे मैंने जब पहली सीरीज करी थी तो मुझे गुजरात से, महाराष्ट्र से, सब जगह से कॉल आते हैं। अभी अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा था कि मैं कोरिया में 15 दिन और इंडिया में 15 दिन रह रहा था, तो वहां पर कुछ टाइमिंग डिफरेंस की वजह से उस दिन मैं आंसर नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं नेक्स्ट डे 2 दिन के बाद आंसर जरूर कर रहा था, जैसे ट्रेवलिंग में होते हुए। लेकिन मुझे इस बात से बड़ी खुशी हो रही थी कि वो एक बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चंस आ रहे थे, जैसे अभी भी क्वेश्चंस जो आपने पूछे दोनों बहुत ऑथेंटिक थे, और उसके बेसिस पे वैद्य अपने प्रैक्टिस में उसका यूटिलाइजेशन करेगा। ये एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन जो मैंने प्रॉमिस किया था मेरे गुरुजी से, वो मैं कंप्लीट कर पा रहा हूं, ऐसा भी एक काम हो रहा है इसके माध्यम से। दूसरा, बुक जो है वो इसलिए रखी जाती है कि हमेशा आप एक के पास एक रेफरेंस बुक हो। फिर से वकील साहब की बात याद है कि बहुत सारी बुक्स रख लो, जब काम आएगा जब उसे ओपन करेंगे और यूटिलाइज कर लेंगे। सो दैट वाज द थॉट प्रोसेस। इसमें मैं एक्नॉलेजमेंट जो है वो प्राणाबेसर टीम को जरूर दूंगा, क्योंकि इनके माध्यम से वो बुक लिखने का थॉट प्रोसेस आया। सो हम वो बुक लिखकर आप सभी लोगों तक पहुंचाएंगे भी। ऑलरेडी हमारी चौकम्बा पब्लिकेशन में बात भी हुई है, तो ऑलरेडी इस बुक को हम लोग जल्दी से जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। फॉर श्योर सर। जैसे सर ने बताया अबाउट द लेक्चर सीरीज, तो आपको वो जो लिंक है इसी चैट बॉक्स में मिल जाएगी। दोज हु ऑल आर इंटरेस्टेड वो ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप। वील प्रोसीड विद द क्वेश्चन सर। आरती जी ने हैंड रेस किया है। मैम यू कैन प्लीज प्रोसीड विद द क्वेश्चन। हेलो सर। जैसे हम लोग लंघन के लिए ज्वर में बताया है रक्तगत, अस्थिगत, मज्जागत, तो अगर हमें रसवस स्वतः में दृष्टि मिली है, फिर साथ में मेदोह में मिली है, मज्जाह में मिली है, तो वो रस धातु पाचक जो द्रव्य है, तो एक के बाद एक उसे इस्तेमाल करना रहता है, या तीनों स्रोतस का, जैसे रसगत, रस धातु पाचक, मेदो धातु पाचक, मज्जा धातु पाचक, इनको साथ में इस्तेमाल करके उनका उस स्रोतस का पाचन करना है? आप किस माध्यम से चिकित्सा करना चाहते हैं आरती जी, वो इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास 3 न्याय बताए गए हैं। एक न्याय है केदार कुल्य न्याय, एक है खले कपोत न्याय है, एक है शीरदधि न्याय। तो अगर आपके पास पेशेंट आता है और तीनों धातुओं पे दुष्टि है, साथ ही साथ जैसे आपने रसपाचक, रक्तपाचक, रस, मेद और मज्जा पाचक के बारे में बोला, कैसे 3 स्रोतस अगर एक साथ दुष्ट हुए तो हमें क्या तीनों पाचक को एक साथ प्रयोग में ला सकते हैं? अगर आप लगातार, अगर आप सीधे सीधे खले कपोत न्याय का प्रयोग करेंगे तो आप डेफिनेटली तीनों स्रोतसों के एक साथ पाचक प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है।
एज इट इज। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इतने ज्यादा उसमें लक्षण आ चुके हैं कि पाचन के माध्यम से वो कंप्लीट नहीं होगा, तब हमें उसमें शोधन की प्रायोरिटी लेनी पड़ेगी, जो भी खले कपोत न्याय के माध्यम से ही होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि उसमें केदार कुल्य न्याय है, बहुत क्रोनिक है, पेशेंट का अस्थि बल बहुत कम है, अग्नि बल बहुत कम है, और आने वाली धातुओं में बहुत इतनी क्षमता नहीं है कि उनकी धातु अग्नि उसे पचा सके, तो आपको पहले रसपाचक, फिर मेदोपाचक, फिर मज्जापाचक, ऐसे प्रयोग करना पड़ेगा। ओके सर, ओके। हाँ, वही कंफ्यूजन था। ठीक है सर, यानी वो कौन से न्याय को इस्तेमाल करना है वो पेशेंट के बल के ऊपर वो तय हो जाता है। बिल्कुल। और अगर आपको खले कपोत न्याय का प्रयोग करना है तो आपको दिख जाएगा कि पेशेंट का अग्नि तो ठीक लग रहा है, तो मैं तीनों पाचक दूं। सिर्फ अग्नि में अगर वीकनेस है तब भी तीनों पाचक दूं, लेकिन अगर पूरे धातुओं का क्षय हो चुका है तब मैं फिर पाचक शुरू नहीं करूं। तब मुझे फिर धातु पोषण करते हुए, न्याय बनाते हुए केदार कुल्य न्याय के माध्यम से एक एक धातु पे काम करना पड़ेगा। ओके सर, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन अगर हमें केस स्टडी के थ्रू वो आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो पता चलेगा तो हमें बहुत उसका ट्रीटमेंट में अच्छा अनुभव आ सकता है। जी जी, मैं बिल्कुल अभी इसमें जब सीरीज करेंगे ना तो डेली एक क्वेश्चन सेगमेंट में रखता हूँ, तो उसके माध्यम से चलेंगे, और आगे भी कभी जरूरत होगी तो एक साथ मिलकर काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। Next question, I'll request Jitendra Kumar ji to please unmute. हाँ, नमस्ते सर। जी नमस्ते जितेंद्र जी। सर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के केस में अब मैं स्रोतस का किस प्रकार विचार करते हुए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा सर? क्या होता है कि पेन रेडिएट हो रहा है, हम्म, वो लिम्स में भी, अपर लोअर लिम्स में भी, पीठ में भी, और जलन भी हो रही है, ठीक है सर? जी। तो इस तरह गर्दन में भी दर्द है, तो इस तरह विचार करते हुए कैसे विचार करेंगे सर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट? इसमें क्या हो रहा है, आप देखिए कि जो लक्षण आ रहे हैं उसमें मूल जो दुष्टि हो रही है स्रोतस के लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, वहां पर अस्थि और मज्जा की दुष्टि क्रिएट हो रही है। तो अस्थि और मज्जा की दृष्टि क्रिएट होने के कारण वहां पर अगर आप देखेंगे तो अस्थि का जो धारण कैपेसिटी, तो स्पॉन्डिलाइटिस जो क्रिएट हुआ है, जो उसकी धारण कैपेसिटी थी उसका लॉस हुआ है, और मज्जा की जो पूरण कैपेसिटी थी उसका लॉस होने की वजह से वहां पर रेडिएटिंग इफेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, कि वहां पर नर्व्स का जो रेडिएशन है वो अपने हाथों में जा रहा है, और वहां पर डर्मेटोम इंजुरी, मतलब कि C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 ऐसी नर्व रूट्स जो हैं उनमें से कुछ ना कुछ नर्व्स का डैमेज हो रहा है, जो कि डर्मेटोम इंजुरी है। ये माइक्रो लेवल थॉट प्रोसेस पे अस्थि व सोतस और मज्जा व सोतस की दुष्टि क्रिएट हो रही है। अस्थि का धारण लॉस हो रहा है और मज्जा का पूरण लॉस हो रहा है। तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो है तिक्त रसात्मक औषधि का प्रयोग करना घृत के साथ, और मधुर रसात्मक औषधियों का प्रयोग करना। तो जब हम लोग इसको यूज करना चालू करते हैं तो अस्थि और मज्जा में मधुर तिक्त रसों की औषधियों का प्रयोग लाया जाता है। स्थान के माध्यम से यहाँ पर जो सबसे इजीएस्ट स्थान है ग्रहण करने का मधुर और तिक्त रसों की औषधि का, वो है नस्य। तो नस्य में मधुर रसात्मक औषधियां या तिक्त रसात्मक औषधियां, जैसे यष्टि मधु भी हो सकती है जो मधुर तिक्त के सेगमेंट में भी आती है, साथ ही साथ कर्पास आदि तेल भी हो सकता है, उसका भी प्रयोग में आ सकता है। और इस तरीके से जब प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं तो पंचकर्म में नस्य आ जाता है। इंटरनल मेडिसिन में मधुर और तिक्त रस की आप बहुत सारी औषधियां प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे पंचतिक्त घृत गुग्गुल है, महातिक्त घृत कैप्सूल्स हैं, साथ ही साथ पंचतिक्त के जो कषाय आते हैं उनका आप प्रयोग में ला सकते हैं। इसके साथ साथ में जो अभ्यंग आपको करना है वो भी तिक्त रसात्मक या मधुर रसात्मक औषधियों का, जैसे कर्पास आदि तेल है, तिक्त रसात्मक में जो सहचर आदि तेल है, इनका प्रयोग करते हुए हम उसमें प्रयोग में लाते हैं। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में डाइट प्लानर्स और इन सब का एक कॉम्बिनेशन इफेक्ट देके मधुर और तिक्त रस को कॉन्सेंट्रेट करते हुए हम प्रैक्टिस में लाते हैं। सो इन दिस वे अस्थि व सोतस, मज्जा व सोतस हमारा मेन दृष्टिक्रम है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अवस्था है, उसका जो मेन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है उसमें हम जब रेडिएशन देखते हैं, पेन देखते हैं, स्पेसिफिकेशन देखते हैं कि कौन से स्थान में हो रही है, उसको लेते हुए औषध सेवन काल का प्रयोग करते हुए कि ऊर्ध्व जत्रुगत विकार है तो हमें मेडिसिन को रात में ज्यादा प्रभावशाली खिलाना है, और ज्यादातर आपको जब ऐसी औषधि देनी है जैसे कि बृहत्वाद चिंतामणि वगैरह देना तो रात्रि काल में देनी है, उसमें मॉर्निंग काल में नहीं देनी। तो ऐसा करके प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ता है।
जी सर, यहाँ नस्य में औरू तेल भी दे सकते हैं क्या, या खीर वाला तेल या कुछ? शीरबला का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन अणु तेल एक्चुअली शोधन प्रकार का नस्य है। यहाँ अवरोधात्मक संप्राप्ति क्रिएट नहीं हुई है, रेडिएशन क्रिएट हो रहा है ना, उसको वहां पर पूरे जगह पे जलन और साथ ही साथ झुंझुनाहट क्रिएट हो रही है, तो अणु तेल इसमें चॉइस नहीं होगा। शीरबला तेल डेफिनेटली हो सकता है। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। Vinod, you can please proceed. सर नमस्ते। विनोद जी नमस्ते। हेलो जी सर, जी विनोद जी नमस्ते। ये नमस्ते सर। ये सर डस्ट एलर्जी किस स्रोत से है और कैसे ट्रीट कर सकते हैं सर? वो प्राणवा स्रोतस में ही आएगा। प्राणवा स्रोतस में अगर आप देखेंगे तो शयात संधारणात रोक्षात व्यायामात, तो ये शयात संधारण, संधारण का जो रेफरेंस है, अगर आप कास की चिकित्सा और श्वास की चिकित्सा में जाते हैं, श्वास चिकित्सा अध्याय और कास चिकित्सा अध्याय, तो आपको कास में धूल रुज रज कण ऐसा सेगमेंट आया है, तो रज कणों के सेगमेंट में कास और श्वास की चिकित्सा आई है, तो वहां से उन्होंने प्राणवा स्रोतस को लिया है। तो एलर्जिक कंडीशन विद द हेल्प ऑफ ड्यू टू डस्ट, तो जो हम लेते हैं वहां प्राणवा स्रोतस की चिकित्सा करते हैं, ब्रहण चिकित्सा करनी चाहिए, और श्वास का जो अध्याय है उसके कल्प और कास के अध्याय है उनके कल्पों का प्रयोग लाना चाहिए। विनोद जी। Okay. Akshita Sinha ji, can please proceed. नमस्ते सर। जी नमस्ते अक्षिता जी। सर मुझे पूछना था कि जैसे आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन इन सब का काफी वो है प्रेवलेंस, तो इसमें कैसे देखेंगे स्रोतस की दृष्टि से? इसमें मनोवा स्रोतस और रसवा स्रोतस एक साथ आता है। रसवा स्रोतस के आप अंतिम हेतुओं में देखेंगे चिंतन और चिंता, ये सेगमेंट है, और मनोवा स्रोतस में पूरी तरह से मन के जो कर्म है उनमें उनके हेतु, मतलब कि जितने भी सेगमेंट्स हैं उन सभी को एक साथ दिया जाता है। तो एंजाइटी एक अलग अवस्था है जिसमें वात का प्रकोप रहता है, डिप्रेशन एक अलग अवस्था है जिसमें कफ का प्रकोप वात के साथ अवरोधात्मक क्रिएट होता है। तो संप्राप्तियां दोनों की अलग अलग होंगी, लेकिन हेतुओं को डिकोड करना और स्रोतसों को कौन से सोचना है, उसमें रसवा स्रोतस और मनोवा स्रोतस एक साथ आता है। इनके कारण बाद में भले ही अन्नवा स्रोतस कई पेशेंट्स में डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में रसवा स्रोतस और मनोवा स्रोतस की चिकित्सा करनी चाहिए। सर मज्जावा भी देखेंगे क्या, क्योंकि मातुलुंग बोला गया है अगर? एक्चुअली मज्जा व सोतस जब ऐसा होगा जब उसमें से कोई ट्रोमेटिक सिचुएशंस क्रिएट हुई हो, नर्वाइन सेगमेंट्स क्रिएट हुए। मज्जा को नर्वाइन सेगमेंट्स जब डिफॉर्मिटी आती, जैसे जितेंद्र जी ने पूछा था, वहां पर जो नर्व्स हैं पेरिफेरल नर्व्स, उनमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम मज्जा व सोतस को ज्यादा स्पेसिफिकली देखते हैं, ना कि फिजियोलॉजिकल सेगमेंट पे। इमोशनल सेगमेंट पे, जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन इमोशनल सेगमेंट की कंडीशन है, वहां मनोवा सोतस और रसवा सोतस को देखना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। Sir, सर अगर वो जो मैंने केस डिस्कस किया था सर्वाइकल वाला सर, जी तो अगर एक पेशेंट है जिसको कि सर मधुमेह भी है और साथ में सर उच्च रक्तचाप प्लस सर राज्य क्षमा भी है सर, इस तरह का पेशेंट है, उस पेशेंट में सर इस तरह का कंडीशन हो तो उसमें कैसे सोचेंगे सर, विचार करेंगे? जब बहुत सारे स्रोतस सर एक साथ जब दुष्ट होते हैं तो शुक्रवा स्रोतस दृष्टि की चिकित्सा के बारे में सोचना चाहिए सर, क्योंकि शुक्र जो है ना वो सर्वगत शुक्र है। सारे के सारे सेलुलर लेवल पे, अगर हम माइक्रो लेवल पे पहुंचते हैं तो शुक्रवा स्रोतस दृष्टि को कंबाइन करके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लेकिन जैसे आपने कहा कि मल्टीपल कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं, तो उसके हेतुओं को कॉमनली जज करना चाहिए कि किन कारणों से उसको हेतु हो रहे हैं, क्योंकि उसको उस उक्त रक्तचाप भी हो रहा है, उसको मधुमेह भी हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। तो जिनके कारण वो क्रिएट हो रहा है, पहले वो उन हेतुओं की लिस्टिंग करना, चेक करना चाहिए कि ये कॉमन हेतु क्या है। वो तो डिजीज के नाम है जो आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके कारण क्या है। तो ऐसा मुझे लगता है, जैसा आपने जो बताया मुझे, उसमें वात प्रकोप कॉमनली, जो वात का शुक्र पे जाना है वो बहुत ज्यादा कॉमनली मिल रहा है जी। तो वैसी ही चिकित्सा करनी चाहिए सर इसमें। ओके सर।
सर वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो बड़ा लंबा चौड़ा होगा बनाने के लिए, जैसा आपने क्वेश्चन पूछा, तो हम जी सर। क्लिनिकल केस डिस्कशन में उसे रख सकेंगे। अभी आज जो है इसमें मैं आपको कॉमनली ये जरूर बता सकता हूँ कि थॉट प्रोसेस आप कैसे क्रिएट करें, क्योंकि जी लाइन सर। ऑफ ट्रीटमेंट तो बहुत लंबा प्रोसीजर होगा, लेकिन जी। इसमें जब शुक्र पे वायु चला जाता है तो उसकी अग्नि नहीं बचती है। तो इन पेशेंट पे जो रसायन औषधियां होती हैं, जैसे आपने नाम सुने होंगे बृहत्वा, चिंतामणि, योगेंद्र रस, जय मंगल रस, इस टाइप की जो मेडिसिन है, इसमें आप देखते होंगे कि सारे धातुओं को एक साथ खराब होने के बाद भी ये इफेक्टिव पाई जाएंगी। तो उन टाइप की नैनो पार्टिकल एंड गोल्ड मेडिसिन का प्रयोग इन कंडीशंस में आता है, ना कि बहुत प्रिमिटिव कंडीशंस में। जी सर। तो उसमें रितेन जी ऐसा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाया जा सकता है कि आप ऐसा करें कि उसमें योगेंद्रस का प्रयोग करें, वसंत कुसुमाकर का प्रयोग करें, ऐसे कॉम्बिनेशंस को रसायन काल में, प्राण काल में और निशा काल में प्रयोग करना पड़ेगा। प्राण काल मतलब बिल्कुल सुबह और निशा काल मतलब बिल्कुल रात में, तब उस पेशेंट को बैलेंसिंग क्रिएट होगी सारी व्याधियों में। जी। सर स्वर्ण बसंत मालती के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं। मैंने यही कहा कि जो रसायन कल्प होंगे जिनमें ये कॉमनली मिल रहा होगा, ये लक्षण सब मिल रहे होंगे, उन सब लक्षणों में, जैसे वो उसकी फलश्रुति होती है जिसमें लिखा रहता है ये राजक्षमा में भी काम करता है, इसमें भी काम करता है, मधुमेह में भी काम करता है, ऐसी सब कंडीशन में, क्योंकि जो उसको उच्च रक्तचाप हुआ है वो तो भी स्ट्रेस के कारण क्रिएट हुआ है, उसकी वर्किंग मेथड के कारण क्रिएट हुआ है। जी ठीक है, वो बहुत डिटेल हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, तब हमें आंसर तो मिल जाएगा लेकिन इसका। जी 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 नेक्स्ट सर वो छोटे आगे बच्चे के लिए आपने continue बताया, करने हैं? मैं 5 मिनट और अवेलेबल हूँ। ओके सर। सर वो छोटे बच्चे के लिए आपने बताया था च्यवनप्राश को पानी में डाल के भाप दे सकते हैं 45 डेज तक ओरल के साथ साथ। नहीं, च्यवनप्राश को नहीं, च्यवनप्राश को खाना है, चाटना है। अच्छा और पानी की बस भाप लेनी है, च्यवनप्राश को डालना नहीं है उसमें। श्योर, थैंक यू। सर चैट बॉक्स में पूजा जी का क्वेश्चन है, बायलेटरल लेग सीवियर लिम्फ एडिमा विद एसिडिटी, लॉन्ग हिस्ट्री। एक बार फिर से रिपीट करें, थोड़ा वॉइस थोड़ी ब्रेक हुई थी प्लीज। पूजा जोशी जी का क्वेश्चन है सर, बायलेटरल लेग सीवियर लिम्फ एडिमा विद एसिडिटी, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ साइनोसाइटिस एंड एलर्जीज, कैसे स्रोतस से सोच सकते हैं सर? यहाँ पर उदक व स्रोतस भी खराब है क्योंकि अवरोधात्मक संप्राप्ति है, शोथ की संप्राप्ति क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर बेसिकली तो व्याधि आगे पहुंच गई है, अवरोधात्मक संप्राप्ति से है। तो मूलतः जब इन कंडीशंस में पूरे 13 स्रोतसों में ये नहीं दिखता है, तो हमें मूत्र व स्रोतस की चिकित्सा, त्रिमर्मी रूप से जहां शोथ की चिकित्सा आती है, इनके कॉम्बिनेशन पे उसको ट्रीट करना पड़ता है। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो मूत्र व स्रोतस के हिसाब से और उदक व स्रोतस के हिसाब से कंबाइन करके देना पड़ेगा, उसको डिजाइन करना पड़ता है, और उस डिजाइन से हम लोग शोथ की चिकित्सा पे काम करते हैं। और द्रव्य यूज होते हैं शोथ के, कंप्लीटली शोथ के ही द्रव्यों को यूज करते हुए, और वहां पर विरेचन की चिकित्सा का प्रयोग, ये आस्थापन बस्तियों का प्रयोग, मतलब कि निरू बस्तियों का प्रयोग इसमें ज्यादा लाया जाता है पंचकर्म में। इंटरनल मेडिसिन में पूरे शोथ में आने वाले कल्पों को ऑन द कंडीशन ऑफ पेशेंट स्ट्रेंथ उसको सिलेक्ट किया जाता है और लंबे समय तक पाचन किया जाता है, लंबे समय तक। जैसे कि जो हमारे पास जो ये है महाकषाय है, उनमें से शोथ को महाकराचय, मूत्र विरजनी महाकषाय को लगातार प्रयोग में लाया जाता है। थैंक यू सर। सर मैं यूएसए में हूँ, तो कुछ औषधियाँ जो वहाँ पे मिलती हो यहाँ पे नहीं मिलती है, तो हम एकदम बेसिक लेवल पे क्या दे सकते हैं उनको? नित्य विरेचन, you can provide nitya virechन to that patient only with aragvat if you have, or tripla if you have. Nitya virechन must be provided to the patient. Okay sir, okay, thank you. Because that is the only, in the limitation you have to select only the process, like virechan or basti process you can select. Basti also you can select in that patient. करेक्ट। और सर वो लिम्फेडिमा की वजह से उनको वेट गेन भी है, ओबेसिटी भी है पेशेंट को, तो उसकी वजह से अभी क्या है, स्टिफनेस है, वो पीटिंग एडिमा नहीं है, एकदम सॉलिड होने लगा हार्ड है। यस, वो हार्ड होगा मैम। क्या है
शोथ में ना हार्ड वाला सेगमेंट जो है ना, आप देखेंगे कि कफज शोथ जो है वो हार्ड बताया गया है, बहुत हार्ड। उसमें कारण क्या है कि जब हम कफज शोथ की संप्राप्ति देखते हैं तो वो ऑल ऑब्स्ट्रक्टेड कंडीशन है। तो स्रोतसों में जो 4 तरीके से बताए हैं, यहाँ पर विमार्गमन और संघ की एक साथ संप्राप्ति क्रिएट होती है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, और हमें क्लियरली उसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज ओनली लंघन, एंड विच काइंड ऑफ लंघन, शोधन काइंड ऑफ लंघन, सो दैट वी हैव टू यूज। ओके, थैंक यू सर। ओके सर एक सवाल और मेरा है, वो जब सब प्रतिलोम छाया में जब हम जैसे बात हुई कि जब मल्टीपल स्रोतस इन्वॉल्व हो तो सर शुक्र का विचार करना चाहिए, तो प्रतिलोम छाया में शुक्र वृद्धि के लिए सर क्या शुक्र जनन, शुक्र शोधन या कुछ कौन सा ड्रग दें सर, या जीवनी गण या धातु पौष्टिक या कुछ सर मधुर दुग्ध? देखिए, अगर आप प्रत्यात्मिक चिकित्सा करना चाहते हैं जितेंद्र जी, तो डायरेक्टली आप जो है ना शुक्रल जो है, शुक्रल महाकषाय उनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पर जीवनी और ब्रहणी महाकषाय, उसमें जिस तरीके से प्रतिलोम गति क्रिएट हो रही है और एक एक करके बनाना है, तो वैसा भी। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बताऊं कि जब आप इससे भी आगे, क्योंकि जो आचार्य चरक ने बताए वो काष्ठ औषधियों का बेस बताया, लेकिन एक समय में पैरेलल जो ग्रंथ चल रहा था वो रस औषधि चल रहा था। तो स्वर्ण मालिनी वसंत, योगेंद्र रस, ये सब बहुत फास्ट वहां पर काम करते हुए मिल रहे थे। तो उनको जब हमने प्रैक्टिकली यूटिलाइज किया तो हमें ये पता चला कि जब आपकी धातु नहीं है, अग्नि नहीं है, कुछ नहीं है, तो रस और स्वर्ण कल्पों का प्रयोग करते हुए उनको पहले काम करें। जब उसकी पौष्टिकता आ जाए तब आप केदार कुल्य न्याय और खले कपोत न्याय का प्रयोग कर सकते हैं। जी जी सर, थैंक यू सर। ठीक है जी। Last question is by Apurva Rai ji. I'll request Apurva ji to please unmute. Good evening, sir. जी अपूर्वा, कैसे हैं? Sir, I'm good. Sir, I have a question that do Prakriti Parikshan plays any kind of significant or major role with relevance to Shrota-Drishti Chikitsa as well? Actually, Prakriti is the analytical segment for the non-patient category. Non-patient category, if the patient is not having any kind of complaint, then Prakriti should be analyzed. Because other than that, it is always Vikriti. So for the Vikriti, you have to take the only you have to take the references only of the Hetus, Lakshan, and on the basis of that, you have to finalize the Chikitsa. So Prakriti Parikshan is not having any direct role on any kind of disease. That's why it is specifically mentioned. It is a Prakriti analysis. It is not Vikriti analysis. I think that's it for today, sir. We'll meet so on 3rd of Feb now. Very excited for Srota series. And lastly, I'm really very thankful on behalf of everyone जो आपने इतना time निकाला. Every minute of this session, sir, बहुत insightful और बहुत powerful था. So thank you for the effort you put in for all of us, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Sonal ji. Thank you so much, everyone. Namaskar. Good luck.